देखिए ये एनजे का ऐसे पार्ट 21 होगा। इसके अंदर देखिए आपको क्या है, पथ का अंत कभी नहीं होता, पथ का अंत कभी नहीं होता। देखिए इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। स्वयं में छायावादी दर्शन का सार समेटे जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त पंक्तियाँ मानव की अदम्य जिजीविषा, अकूत आत्मविश्वास, संघर्ष करने की अटूट क्षमता एवं निरंतर विकास के जज्बे को रेखांकित करती है। दरअसल देखिए यहाँ पर क्या कि दरअसल यहाँ देखिए दरअसल सभ्यता का सतत विकास कोई 2-4 साल या दशकों का नहीं, बल्कि युगों युगों तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया का सहज परिणाम है। सभ्यता के इस विकास क्रम में नित्य नए परिवर्तन आते रहे हैं, समय नित्य नई करवटें बदली है, पर अगर आज तक नहीं बदला है तो वह है मानव का अमिट जज्बा। उसका आत्मसंघर्ष, उसकी जिद और आगे बढ़ने की इच्छा। वैसे यदि सभ्यता के विकास के विभिन्न सोपानों पर नजर डाली जाए तो यह स्पष्ट है कि हर युग के लोगों को न्यूनाधिक ये महसूस होता है कि हम ही सभ्यता एवं संस्कृति के मामलों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर एक युग विशेष में ही सभ्यता का पर्याप्त विकास हो गया है तो फिर सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को क्या वही रोक दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा ना तो उचित था और ना ही वांछनीय। यही कारण है कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का यह कभी न थमने वाला सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। देखिए यदि भारत के विशेष संदर्भ विचार करें तो कहा जा सकता है कि यहाँ का दर्शन एवं चिंतन आत्मसंतोष पर बल देने के बावजूद हमेशा चेरेवती की सीख देता आया है। चाहे आध्यात्मिक या नैतिक विकास हो या भौतिक समृद्धि की महत्वाकांक्षा, सांस्कृतिक प्रसार हो या सामाजिक चेतना, हर क्षेत्र में सुधार और विकास की गुंजाइश हमेशा निहित रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लिहाजा जीवन और समाज के हर क्षेत्र और स्तर पर विकास की राह का कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। भले ही आसमान को दूर तक देखने पर कहीं आगे एक क्षितिज दिखाई पड़ता है जहाँ धरती और आकाश परस्पर मिल जाते हैं, पर जीवन की इस अनंत शाश्वत पथ का क्षितिज अभी तक तो देखा नहीं जा सका है। वैसे भी परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जीवन का फलक 2-4 क्षेत्रों तक सिमटा हुआ ना होकर अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। यदि जीवन के विविध सूक्ष्म एवं स्थूल स्तरों पर नजर डाले तो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि चाहे वह व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन हो, धार्मिक दार्शनिक आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई हो या आर्थिक समावेशन एवं गरीबी उन्मूलन की कोशिश से, सांस्कृतिक चेतना का विकास हो अथवा जनसांख्यिकी संतुलन बैठने की गुंजाइश, वैज्ञानिक तकनीकी विकास हो या राजनीतिक कूटनीतिक सामने बैठने का प्रयास, कमोबेश हर क्षेत्र में ही सतत विकास हर क्षेत्र में आपको यहाँ देखिए एक मिनट देखिए यहाँ पर कहा गया कि वैज्ञानिक तकनीकी विकास, देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि आपको देखिए अथवा जनसांख्यिकी, इसमें देखिए आपको ये कहा गया, यहाँ देखिए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई हो या आर्थिक एवं समावेशन गरीबी उन्मूलन की कोशिश, सामाजिक चेतना का विकास हो अथवा जनसांख्यिकी संतुलन बैठाने की गुंजाइश, वैज्ञानिक तकनीकी विकास हो या राजनयिक कूटनीतिक सामने बैठाने का प्रयास, कमोबेश हर क्षेत्र में ही सतत विकास की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो हमेशा मौजूद रहती है और इस पथ का अंत कभी नहीं होता है। देखिए इस पथ का अंत कभी नहीं होता। देखिए यह व्यक्तिगत रूप से मानव की जिजीविषा और उत्साह का ही नतीजा था कि कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे साहसी अपने दौर में लगभग असंभव रास्तों की खोज में कामयाब रहे। आखिर क्या कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सामने का पहाड़ देखकर यह कहने का साहस दिखाया कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, खारवेल, अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों की आकांक्षाओं के असर था कि भारत अपने आज के स्वरूप की ओर बढ़ता जा रहा था। राष्ट्र के मैत्रित्रंग गुप्त ने तो लिखा है भी है
राष्ट्र के मैथिली सेनगुप्त ने तो लिखा भी है कि जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुवर्ण खिला, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुवर्ण खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। लेकिन जितने कष्ट कंटकों में है, देखिए यहाँ पर क्या, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। सामाजिक दृष्टिकोण से देखने पता चलता है कि समाज की कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ जंग से लेकर सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामाजिक वंचित, यहाँ देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखने पता चलता है कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ जंग से लेकर सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन तक की राह तब तक अधूरी है जब तक समाज का हर आम और खास एक समान धरातल पर खड़ा न हो और बाल विवाह, दहेज, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, लैंगिक विवाह, नशाखोरी एवं धूम्रपान, जिस्म फरोशी, बहु विवाह और जाति भेद जैसी बुराइयां हमारे समाज से पूरी तरह उखड़ ना जाए। देखिए आर्थिक स्तर पर तो हमेशा प्रगति एवं समृद्धि की राह में आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती ही है। हमें वह दौर याद है जब भारत अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए विदेशों से खाद्यान्न आयात करने पर निर्भर था। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर हिंदू वृद्धि दर स्थिर थी और रोजगार का सृजन थम सा गया था। यह तो क्रमशः हरित क्रांति और उदारीकरण की नीतियों का परिणाम रहा कि आज भारत की आर्थिक दशा कुछ सुधरी है। देखिए यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की दौर के परिणाम स्वरूप हुए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद आज भी भारत की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बिताने में अभिशप्त है। आबादी के महज 18% हिस्से को पेयजल, शौचालय एवं बिजली की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकी। मानव विकास सूचकांक SDI का पैमाना हो या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक का मानदंड, हर पैमाने पर भारत का स्थान सैकड़ों देशों और यहाँ तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे दिखाई देता है। गरीबी, बेरोजगारी, भूख, कुपोषण, भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला, आवास की कमी जैसी समस्याएं अपने विकराल रूप में हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। भारतीय समाज की ऐसी दशा देखकर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गांधी ने अपनी पश्चिमी वेशभूषा छोड़कर एक लंगोटी से गुजारा करने का संकल्प लिया था। राष्ट्रपिता गांधी का सपना था कि मैं एक ऐसे स्वतंत्र भारत का काम करूंगा जहां गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि उनका अपना देश है और राष्ट्र निर्माण उसकी भी प्रभावी भूमिका है। ऐसे में आगे बढ़ने का पथ अभी छोटा नहीं बल्कि बहुत सी चुनौतियों से भरा हुआ है। धार्मिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में तो शुरुआत से लेकर आज तक का चिंतन एवं नवीन तथ्यों का उद्घाटन जारी है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर भारत में बुद्ध, महावीर, नानक तक हर और सत्य के अनुसंधान की जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। मानव में आदिकाल से प्रकृति, जीवन एवं अपने अस्तित्व को लेकर विविध मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजने की प्रबल जिज्ञासा रही है। एक दार्शनिक जब तथ्यों के आधार पर एक दर्शन को स्थापित करता है तो दूसरा दार्शनिक नवीन तथ्यों का उद्घाटन कर पुरातन दर्शन में सुधार कर देता है। अब यहाँ देखिए एक खास बात जो कहा गया, भारतीय वेद पुराण, उपनिषद, गीता, स्मृति द्वारा दार्शनिक विकास की पृष्ठभूमि में अगर बुद्ध और महावीर यह सोचते हैं कि अब इस पंथ का अंत हो गया है तो यह तो कैसे विश्व के सामने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रहता, मध्यम मार्ग और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अद्भुत सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं। ठीक यही बात हजरत मोहम्मद, ईसा मूसा, नानक, कबीरदास, दादू, नामदेव, तुकाराम, चेतन, तुलसी, नरसिंह मेहता और शंकर देव जैसे प्रज्ञा पुरुषों पर भी लागू होती है। देखिए सांस्कृतिक विकास के निरंतर क्रम को देखने पर भी यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक अवधारणा एक सतत विकासमान अवधारणा है। भारतीय संस्कृति का यह संश्लिष्ट और बहुत सांस्कृतिक रूप वर्षों से उतार चढ़ाव और सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप ही विकसित हो सका है। जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, ठीक उसी तरह ठहरी हुई संस्कृति एवं भाषाएं भी अपने अस्तित्व के खतरा बन जाती है। शक, कुषाण, हून, यवन, तुर्क, मुगल, फारसी, मुस्लिम, अंग्रेज जैसी तमाम जातियों के संपर्क से आज की संस्कृति अपना आकार ले सकी है। यदि संस्कृत पर ही इन पंथ का अंत हो जाता तो आज पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, असमिया जैसी भाषा में उनका साहित्य विकसित न हो पाता। उर्दू भाषा का जन्म तो निसंदेह फारसी और हिंदी के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा का परिणाम है जो आज हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान बनकर उभरा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का पथ एक अंतहीन सतत विकासमान पथ है जो मानव सत्ता को और बेहतर एवं सुगम जीवन उपलब्ध कराने का कृत संकल्प है। पहिए के आविष्कार से शुरू हुई यह यात्रा आज एयर कंडीशनर, वायुयान, मेट्रो ट्रेन से होते हुए ब्रह्मांड के मूल कण हिग्स बोसोन की खोज तक पहुंच चुकी है। अनुसंधान एवं विकास का सिलसिला जारी और आगे अभी काफी नई क्षितिज खुलने बाकी है।
देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं राजनयिक का क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद का टिका है। हाँ, आगे बढ़ने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं राजनयिक का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं राजनयिक का क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद पर ही टिका है। राष्ट्र के हितों पर आधारित संबंध की इस दुनिया में हर समस्या का सामयिक समाधान न ढूंढ कर कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। गाँव शहर यानी कि गाँव शहर देखिए, गांव शहर से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विराग का अंत दिखाई नहीं देता। मिलों हम आ गए हैं, मिलों हमें जाना है का नारा बहुत हद तक सटीक प्रतीत होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्रों में बहुत कुछ हुआ है, सब पर सचमुच बहुत कुछ होना बाकी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विविध राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं के फल अभी तक हर आदमी की पहुंच में नहीं आ सके हैं। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी का सपना देखिए, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी का सपना अभी सपना ही है। भारत की सरकार ने आम आदमी के एक के बाद एक बहुत से अधिकार दिए, जैसे सूचना का अधिकार RTI, शिक्षा का अधिकार RT, खाद्य सुरक्षा का अधिकार ग्रामीण रोजगार का अधिकार नरेगा NREG, वन पर्यावरण का अधिकार एवं पुनर्वास पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन अधिकारों की उपलब्धि से हर आम वो खास को लाभ हुआ है। पर अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश बाकी है। स्वास्थ्य का अधिकार, न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच का अधिकार, उपयुक्त अधिकारों की सब तक पहुंच जैसे लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास अभी जारी है। यहाँ यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या सचमुच पथ का कभी अंत नहीं होता? क्या कोई ऐसी सीमा नहीं है जहाँ पहुँच मनुष्य यह महसूस करे कि उसने अपना अभिष्ट पा लिया है? इस प्रश्न का उत्तर है कि यह तो सच है कि पथ का कभी कोई अंत नहीं होता, पर उसकी कुछ सीमाएं जरूर होती है। मतलब मानव क्लोनिंग के विकास पर शोध हो या रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर अनुसंधान, अगर साधन और साथ की पवित्रता को नजरअंदाज करते हुए इसी तरह विकास होने दिया जाए तो कुछ सालों में समूची मानवता ही विनाश के खतरे में आ जाएगी। लिहाजा मानव की अदम जिज्ञासा की राह में कुछ साधन और सीमाएं बनाई जानी वांछनीय है, जिससे मानव की क्षमता का संतुलित एवं सजग उपयोग हो सके। हो सके अब इस तरह विकास एवं सुधार के इस पथ का कोई अंत नहीं होता। इस पथ पर हर नया कदम रखने के साथ अगला कदम और बेहतर रखने की गुंजाइश बन जाती है, और जीवन और समाज के इस विराट फलक के हर छोटे बड़े क्षेत्र में बहुत कुछ होने के बावजूद काफ़ी कुछ होना अविशेष है। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इन पंक्तियों से पथ की शाश्वतता और अनंतता को महसूस किया जा सकता है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and I miles to go before I sleep, देखिए यहाँ पर क्या, the woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, फिर आगे का एक सुरक्षित भारत के लिए देखिए, एक स्मार्ट पुलिस वर्ग की बात यहाँ पर आपको है। देखिए, एक सुरक्षित भारत के एक स्मार्ट पुलिस वर्ग यहाँ देखिए 2014 में राज्य पुलिस महानिदेशक की 49वीं वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट पुलिस की कुछ इस प्रकार से व्याख्या की थी। एस मतलब आपको होता है सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, संवेदनशील एवं दृढ़, और एम मतलब होता है मॉडर्न एंड मोबाइल मतलब कि आधुनिक एवं गतिशील, और ए मतलब अलर्ट एंड अकाउंटेबल और चौकस एवं जवाबदेह, और आर मतलब रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव। देखिए रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव मतलब भरोसेमंद एवं उत्तरदायी। टी मतलब टैक, देखिए टी मतलब आपको टैक सेवी एंड ट्रेंड, अर्थात तकनीक के प्रयोक्ता एवं प्रशिक्षित। देखिए वस्तुतः स्मार्ट पुलिस एक ऐसे आंतरिक रक्षा बल की अभिकल्पना करता है जो एक और तो नागरिकों को सुलभ प्राप्य मित्रवत एवं दक्ष पुलिसिंग सेवाएं दे, वहीं दूसरी ओर वो अत्याधुनिक खतरों, आर्थिक तकनीक, सामाजिक अपराधों की नवीनतम विधवाओं के प्रति पूर्ण जागरूकता, उनमें प्रभावपूर्ण निपटारे में सक्षम हो। इस आलेख में हम स्मार्ट पुलिस की सुरक्षित भारत हेतु आवश्यकता, वर्तमान स्थिति तक अंत सुधारात्मक उपायों पर चर्चा करेंगे। समकालीन सुरक्षित भारत के स्मार्ट पुलिसिंग की आवश्यकता को 6 प्रमुख दृष्टिकोण से समझा जा सकता है।
प्रथम सूचना क्रांति देखिए सूचना क्रांति मोबाइल क्रांति के द्वारा जनसंपर्क के अभिनव माध्यम प्रकट हुए हैं। अतः पुलिस प्रशासन को अपराधियों तथा पीड़ितों तक पहुंच के त्वरित दक्ष विकल्प विकसित करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना, सोशल मीडिया पर सक्रिय शिकायत निपटान तंत्र का विकास करना आदि इसके कुछ उदाहरण है। दूसरे जन जागृति के साथ साथ समस्त सरकारी सेवाओं में कुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव बढ़ा है। पुलिस प्रणाली भी इससे अछूती नहीं रह सकती। हम आए दिन सोशल मीडिया पर रिश्वत रहते पुलिसकर्मी अत्यधिक मोटे या ड्यूटी पर सोते हुए सिपाहियों को वीडियो देखते रहते हैं। ऑनलाइन युग में सूचनाओं का तीव्र प्रसार होता था। एक छोटी सी घटना से विभाग की छवि या स्वीकारता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। फलतः सरकार पर पुलिस अवसंरचना में सुधार एवं पुलिस पर सदैव सतर्कतापूर्वक सुधार का दबाव डालता है। तीसरे देखिए यहाँ पर क्या वैश्विक आतंकवाद, कट्टरवाद तथा अन्य संगठित अपराध हो यथा ड्रग्स, हथियारों एवं मानवों का व्यापार की बढ़ती प्रवृत्ति कारण पुलिस जांच के साधारण ढंग अप्रभावी होते जा रहे हैं। चौथे, साइबर क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध, डाटा लीकेज, निजता का हनन, स्टॉकिंग, किसी को साइबर के द्वारा लगातार परेशान करना, ट्रैकिंग, किसी के कंप्यूटर का अनाधिकृत रूप से प्रयोग करना, किसी के कंप्यूटर को देखिए तीसरे वैश्विक यहाँ पर देखिए क्या कि एक आपको स्टॉकिंग आपके यहाँ पर है। देखिए चौथे साइबर क्षेत्र में देखिए स्टॉकिंग मतलब आपके यहाँ पर आपको है कि देखिए किसी को साइबर के द्वारा लगातार परेशान करना और ट्रैकिंग, किसी कंप्यूटर को अनधिकृत रूप से प्रयोग करना, मार्फिंग, चित्र विरूपण आदि से निपटने तकनीकी कुशलता की व्यापक आवश्यकता है। पांचवें, बढ़ते वैश्विक व्यापार एवं उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अपराध भी अधिकाधिक जटिल होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण अन्य देशों के कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा विनियमों की अनंत निर्भर संरचनाओं का ज्ञान भी अधिकाधिक आवश्यक होता जा रहा है। अनंत अधिकार आधारित समकालीन व्यवस्था में मानवाधिकार, लिंग समानता, कैदियों तथा संदिग्धों से बाहर के तरीकों आदि के संदर्भ व्यापक परिवर्तन आए हैं। उदाहरण स्वरूप विदेशों से कैदियों के प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में जो मुद्दा उभर कर आता है वह है पुलिस कस्टडी में व्यापक दुर्व्यवहार। इस प्रकार बदलते सामाजिक समीकरण, बढ़ती जागरूकता, अपराध एवं कानून के वैश्वीकृत होते स्वरूप, तकनीक के द्वारा प्रदत्त पुलिसिंग के अभिनव माध्यमों एवं अवसरों तथा सर्वोपरि नए युग के संगठित वैश्वीकृत होते स्वरूप, तकनीक के द्वारा प्रदत्त पुलिसिंग के अभिनव माध्यमों एवं अवसरों तथा सर्वोपरि नए युग के संगठित जटिल अपराधों से निपटने के लिए भारत को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुरक्षित बनाने के लिए एक स्मार्ट पुलिस व्यवस्था नितांत आवश्यक है। स्मार्ट पुलिस की आवश्यकता के प्रस्तावित होने के उपरांत भारत में स्मार्ट पुलिसिंग की वर्तमान स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डाल सकते हैं। देखिए स्मार्ट पुलिस के संदर्भ में भारत के प्रयासों में वर्तमान नीतियों को निम्नवत देख सकते हैं। पहला, मानवतावादी प्रयास। देखिए यथा पुलिस थानों को सुगम बनाना, लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों में पुलिस का भय समाप्त करना। उदाहरण स्वरूप दिल्ली द्वारा सामाजिक पुलिसिंग तथा राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पर CHRI के साथ मिलकर वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना। यह लोग सरल भाषा में समस्त पुलिस या कार्रवाई को समझने एवं सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये लोगों को सरल भाषा में समस्त पुलिसिया कार्रवाई को समझने एवं सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। विस्तार एवं पहुंच बढ़ाना, प्रमुख विस्तार एवं पहुंच बढ़ाना। देखिए प्रमुख स्थानों पुलिस पिकेट की अनवरत उपस्थिति, किसी भी शिकायत पर शीघ्र पहुंचना आदि क्रियाकलापों में भी पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई है। यथा उत्तर प्रदेश सरकार का डायल 124 घंटे कॉल सेंटर की मदद से कहीं भी पुलिस की त्वरित पहुँच को संभव बनाता है। दिल्ली सरकार की साइकिल पुलिसिंग पार्क को संकरी गरीब तथा भीड़भाड़ बाजारों में पुलिस की गश्त को सुनिश्चित करता है। तकनीक का प्रयोग। देखिए तकनीक का प्रयोग अधिकांश राज्यों द्वारा FIR का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जा चुका है। कर्नाटक ने सूचना प्रबंधन कर्नाटक ने देखिए यहाँ पर कहा गया कि आपको कि तकनीक का प्रयोग। देखिए यहाँ पर तकनीक का प्रयोग देखिए अधिकांश राज्यों FIR का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जा चुका है। कर्नाटक में सूचना प्रबंधन तंत्र IMS के जरिए SMS देखिए SMS आधारित अपडेट प्रणाली प्रारंभ की है। इसमें व्यक्ति द्वारा दर्ज शिकायत की प्रगति का विवरण SMS के द्वारा दिया जाता है। लैंगिक एवं सामाजिक समावेश देखिए समस्त राज्यों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को पुलिस सेवा में आरक्षण मिला हुआ है। कुछ राज्यों में महिला
आरक्षण भी प्रदान किया, महिला आरक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। उदाहरण बिहार 33%। आतंकी देखिए आर्थिक एवं आतंकी अपराधिक अधिकतर राज्यों द्वारा आपको आर्थिक अपराध हेतु आर्थिक अवरुद्ध शाखा EOW अतः प्रति आतंकीय स्क्वाड ATS का गठन किया गया है। ये विशेषतः प्रशिक्षित पर अत्याधुनिक जटिल अपराधों का निपटाने में जटिल अपराधों का निपटारा करने में दक्ष है। इस प्रकार स्मार्ट पुलिसिंग में भारत द्वारा उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई। वर्तमान में लागू हो रही CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पुलिस रिकॉर्डों को ऑनलाइन रूप में अखिल राष्ट्रीय उपभोक्ता द्वारा पुलिस तथा पुलिस जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर स्मार्ट पुलिस के मार्ग में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। परंतु स्मार्ट पुलिस की समग्र अवधारणा को फलीभूत करने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना शेष है। पुलिस अवसंरचना में व्यापक निवेश की आवश्यकता है। प्रत्येक थाना तक प्रभावी इंटरनेट पहुंच, गश्ती दलों की GPS आधारित निगरानी, हर बड़े नगर में कम से कम एक साइबर अपराध थाना, जहां वाहनों एवं शस्त्रों का आधुनिकीकरण ही पुलिस को स्मार्ट बनने की अभी प्रेरणा दे सकता है। सेवा नियमों को भी मानवीय करने के अत्यंत उपाय देता रहेगी। वर्तमान में पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे और 7 दिन रहती है। इस परिस्थिति में हम उनसे दक्षता को उम्मीद नहीं कर सकते। 12 घंटे की ड्यूटी एवं साप्ताहिक अवकाश पुलिस कार्य को मानवीय बनाएगा। पुनः अपराध अन्वेषण तथा कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने की जरूरत है, जिससे अपराधों की कुशलतापूर्वक जांच हो सके। विभिन्न वर्ग यथा महिलाओं, समलैंगिक तथा बच्चों हेतु विशेष स्थानों की महती आवश्यकता है। विशेष स्थानों की महती आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर क्या कि एक मिनट अभी देखिए, विभिन्न वर्गों यथा महिलाओं, समलैंगिक तथा बच्चों हेतु विशेष स्थानों की महती आवश्यकता है। इन वर्गों के साथ होने वाले अपराध व्यापक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता की मांग रखते हैं, जिनका समय तक पुलिस तंत्र में अभाव पाया जाता है। पुलिस तंत्र में उत्तरदायित्व का विकास तथा राजनीतिक दबाव को न्यूनीकृत करना भी स्मार्ट पुलिस की पूर्व शर्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले में स्वतंत्र पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड, स्वतंत्र शिकायत निपटान तंत्र तथा पुलिस पर अभियोजन की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की संस्तुति की थी। समय की मांग है कि इन प्रावधानों को क्रमशः लागू किया जाए। नक्सलवाद तथा आंतरिक अशांतिक मामलों में अर्धसैनिक बलों के साथ स्थानीय पुलिस का अधिकारिक समावेशन भी पुलिस का स्मार्ट बनने में महत्वपूर्ण अनुभव देगा एवं देश की सुरक्षा में भी वृद्धि करेगा। आंध्र प्रदेश की ग्रो हाउंड से विशेषज्ञ नक्सल विरोधी बटालियन द्वारा किस प्रकार आंध्र से नक्सलवाद का सफाया किया गया, यह सभी को ज्ञात है। पुलिस प्रशिक्षण, देखिए पुलिस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। साइबर विशेषज्ञता, हैकिंग, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि का प्रशिक्षण नीचे के स्तरों पर भी किया जाना चाहिए, जिससे कि सामान्य सिपाही भी इन अपराधों की रोकथाम एवं जांच में सहयोग दे सके। बढ़ते वैश्वीकरण, वैश्विक वित्त प्रणालियों के एकीकरण तथा संगीत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के उदय के संदर्भ में पुलिस प्रशिक्षण का स्वरूप अधिकाधिक वैश्वीकृत होना चाहिए। स्टूडेंट एक्सचेंज, देखिए स्टूडेंट एक्सचेंज अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ द्वारा अध्यापन इसमें सहायक सिद्ध होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि अंततः पुलिस व्यवस्था चूँकि मूलतः राज्यों का ही विकास है। संविधान के 7वीं अनुसूची की राज्य की प्रविष्टि संख्या 2 अतः राज्यों को नीति निर्माण में तथा संचालन में भागीदारी बनाए बिना स्मार्ट पुलिस के स्वप्न को पूरा कर पाना संभव नहीं है। निष्कर्ष, एक सुरक्षित एवं प्रगतिशील भारत के स्मार्ट पुलिस एक पूर्व शर्त के रूप में स्थापित है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की, परंतु व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, संगठनात्मक, अवसंरचनात्मक, अवधारणात्मक रूपांतरों की आवश्यकता अभी भी है। यह एक सतत बढ़ने वाला मार्ग है और सरकार तथा सिविल सोसाइटी को इस और लगातार समर्थकारी वातावरण बनाने की आवश्यकता है। फिर देखिए आपके यहाँ पर क्या विज्ञान तकनीक और इंटरनेट वरदान या अभिशाप की बात यहाँ पर की गई है। प्रत्येक तकनीक के दो पक्ष हैं, वरदान और अभिशाप। यह मानव पर निर्भर है कि वह उसका उपयोग कैसे करता है। फिर आपको आगे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के कथन विज्ञान तकनीक और इंटरनेट के सकारात्मक एवं नकारात्मक आयामों पर प्रकाश डालता है कि वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान से छूटा नहीं है। आज सुविधाओं से भरी दुनिया विज्ञान का परिणाम है। समग्र रूप में देखा जाए तो अवसंरचना, शिक्षा, कृषि, उद्योग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि हर क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इस कारण आज विज्ञान तकनीक के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल लगती है। किंतु इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिस पर नजर डालते वक्त हमारी रूह कांप उठती है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, तकनीकी आतंकवाद आदि से लेकर मानवता को व्यापक विनाश के द्वार तक पहुंचाने वाली हिरोशिमा एवं नागासाकी की परमाणु विस्फोट वाली घटनाएं विज्ञान तकनीक अभिशाप का जीता जागता उदाहरण है। विज्ञान की इस दोहरी तलवार के स्वरूप में हमारे सामने अब यह द्वंद्व उत्पन्न होता है कि विज्ञान तकनीक मानवता के वरदान है या फिर अभिशाप।
अब मानवता को एक वरदान के रूप में देखा जाए तो हम देखिए मानवता को एक वरदान के रूप में देखा जाए एक मिनट यहाँ देखिए विज्ञान की इस दोधारी तलवार के स्वरूप में हमारे सामने अब यह उत्पन्न होता है कि विज्ञान तकनीक मानवता के वरदान है या फिर अभिशाप। देखिए मानवता को एक वरदान के रूप में देखा जाए तो हम पाते हैं कि विज्ञान एवं इससे प्रेरित अनुसंधानों ने मानव जीवन को कितनी सहूलियत प्रदान की है। संचार के क्षेत्र में टेलीविजन एवं रेडियो जैसे उपकरण किसी दुर्गम क्षेत्र में बैठे व्यक्ति को भी देश और दुनिया की घटनाओं से जोड़ देते हैं। वही इंटरनेट और मोबाइल ने तो आज वैश्विक दूरियों को कम करके संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल गांव के रूप में एकीकृत कर दिया है, जहां वैश्विक घटनाओं एवं समस्याओं पर आम आदमी वार्तालाप एवं संवाद प्रक्रिया में भागीदार बन सकता है। इंटरनेट पर चलने वाली सोशल वेबसाइटों एवं ऐप्स तथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि ने समाज के मध्य परस्पर आत्मीयता बढ़ाई है, क्योंकि पूर्व में दूरियां अधिक होने के कारण परिवार के सदस्यों में भी संचार नहीं हो पाता था, लेकिन आज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दूर होने पर भी परिवार के सदस्यों के बीच सामूहिक वार्तालाप हो जाता है। वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाओं के कारण मानवीय संवेदना अपने प्रखर रूप में उद्भुत होती है। पूर्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं एवं तकनीक के न होने से मृत्यु दर अधिक होती थी, मलेरिया, टीबी, हैजा आदि बीमारियां जानलेवा साबित होती थी, लेकिन अब तकनीक के इस युग में प्रत्येक बीमारी का इलाज होने से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में भी टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत तकनीकों यथा स्टेम से क्लोनिंग, IVF, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, नैनो रोबोट, लक्षित दवाएं आदि कारण मानव जीवन निरंतर स्वस्थ एवं कुशल बन रहा है। तीव्रगामी परिवहन के साधनों ने लोगों की यात्रा को आसान एवं सुरक्षित बना दिया है। देखिए सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से व्यक्ति अब अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं भी यात्रा आसानी से कर सकता है। अंधेरी रात को उजाले में बदलने वाले विद्युत बल्ब भी विज्ञान के ही वरदान है। यही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग के द्वारा आज असीम ऊर्जा की संभावना फलीभूत हुई है। विज्ञान की बदौलत ही मानव द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ में दबे रेडियो एक्टिव पदार्थों को बाहर निकालकर उनका परमाणु ऊर्जा बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल विज्ञान ने शिक्षा के स्वरूप एवं इसकी गहराई दोनों में विस्तार किया है। आधुनिक संचार सुविधाओं के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में भी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। वहीं विज्ञान प्रेरित अनुसंधानों ने ज्ञान की विभिन्न परतों को कुचलते हुए इसकी तह तक पहुंचने का प्रयास किया। लगभग प्रत्येक विषय में अनुसंधान रूपी क्रांति आने से पुराने रहस्यों की पहलियां सुधरने लगी है। साथ ही विज्ञान तकनीक से प्रेरित शिक्षा के स्वरूप को रोजगारप्रद बनाते हुए प्रत्येक हाथ को रोजगार देने का प्रयास किया है। देखिए गौरतलब है कि पाषाण युगीन मानव जो सिर्फ कंदमूल, फल, गुफा आदि जो गौरतलब कि पाषाण युगीन मानव जो सिर्फ कंदमूल, फल, गुफा, पत्र आदि तक ही सीमित था, उसको विज्ञान ने अपने रहस्यों को पहचानने में सक्षम एवं सब बनाकर अन्य ग्रहों तक के अध्ययन में समर्थ बना दिया। पृथ्वी ही नहीं अन्य सौर ग्रहों के अन्वेषण में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। नासा ने मंगल एवं शनि तथा इसरो ने मंगल ग्रह तक सफल अंतरिक्ष मिशन किए हैं। वर्तमान में जो उद्योग, धंधे और अवसरात्मक सुविधाएं देखने को मिलती है, इनका जनक विज्ञान एवं तकनीकी है। कुशल तकनीकी एवं मशीनों ने मानवीय नंबर के स्थान पर स्विच एवं क्लिक की संस्कृति बढ़ावा दिया है, जिससे बहुत कम समय एवं किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन संभव हुआ है। सेवा क्षेत्र में आपको आउटसोर्सिंग जैसी सुविधाओं के कारण भौतिक उपस्थिति के बदले आभासी उपस्थिति का महत्व बढ़ा है। सुबह से लेकर शाम को सोने तक विज्ञान व्यक्ति के रूप में समा गया है। आज आम कृषक विज्ञान तकनीक से अछूता नहीं रहा है। कृषि भूमि की जुताई से लेकर सिंचाई एवं हार्वेस्टिंग तक प्रत्येक स्तर तकनीकी यंत्रों का उपयोग होने लगा है। इससे कृषक के जीवन का मानी जाने वाली दौड़ धूप के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों से प्रेरित कृषि का महत्व बढ़ा है। कृषि में आय के साथ साथ कृषकों का जीवन स्तर भी बढ़ा है। इतना ही विज्ञान इंटरनेट का लोकतंत्र रूपी सैद्धांतिक परिकल्पना अपने व्यावहारिक स्वरूप में प्रस्फुटित वैज्ञानिक प्रस्फुटित देखिए यहाँ पर कि वैज्ञानिक प्रस्फुटित हुई है। देखिए एक मिनट, इतना ही नहीं विज्ञान एवं इंटरनेट का लोकतंत्र रूपी सैद्धांतिक परिकल्पना अपने व्यावहारिक स्वरूप में प्रस्फुटित हुई है। आज किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर आम जनता भी अपनी भावनाओं को त्वरित रूप से व्यक्त कर शासन एवं प्रशासन जवाबदेहिता सुनिश्चित कर पाई है। लेकिन यदि हम विज्ञान एवं तकनीकी के समय अध्ययन करें तो यह दो धारी तलवार के स्वरूप में दिया, दो धारी तलवार के रूप में है। इसका एक पहलू वरदान के रूप में है तो दूसरा स्याह पक्ष के अभिशाप के रूप में। अपने क्रूर, निर्मम और संवेदनहीन स्वरूप में विज्ञान और तकनीक मानवता के अस्तित्व के खतरा विसारित हो सकती है। आज बढ़ते औद्योगिकरण और मशीनीकरण ने प्राकृतिक स्वनियामक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव ला कर दिया है, जिस कारण मानव समाज को ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तटीय एवं द्वीपीय राष्ट्रों का अस्तित्व भी जलमग्न होने कगार पर। वातावरण एवं जलवायु में अनियमितता एवं अनिश्चितता आ गई। शीतकाल में कभी
कभी तो शीतकाल में कभी कभी तो समान तापमान एवं कभी कभी हाड़ कपा देने ठंड पड़ती है। वहीं से वर्षा ऋतु में नियमित वर्षा न होना सामान्य सी बात हो गई है। बढ़ते तापमान के कारण जैव विविधता एवं कृषि उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि मानव समाज भी अनेक संक्रमण जनित एवं मौसमी जानलेवा बीमारियों का दंश झेल रहा है। इस कारण देखिए यहाँ पर इस कारण घटती जीवन प्रत्याशा में बढ़ते आउट ऑफ पॉकेट खर्च ने एक बड़ी आबादी को गरीबी की फांस में जकड़ा दिया है। विज्ञान प्रेरित अति तार्किकता एवं व्यस्त जीवनचर्या के कारण मानवीय मूल्यों के ह्रास के साथ परिवार एवं समाज में विखंडन प्रारंभ हो गया है। व्यस्त युवा वर्ग अपने बुजुर्ग माता पिता देखिए यहाँ पर क्या व्यस्त युवा वर्ग अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने में सक्षम न होने के कारण उन्हें वृद्धाश्रम में निवासित जीवन जीना पड़ता है। विभिन्न संचार उपकरणों ने मानवीय संबंधों में पाए जाने वाली संवेदनशीलता एवं आत्मीयता को कम किया है तथा औपचारिकता एवं फुर्ता को बढ़ाया है। विभिन्न विज्ञापनों मीडिया ने स्त्री का वस्तुकरण करके उससे उपभोग की वस्तु बना दिया है। मानव समाज में विज्ञान तकनीक उस परमाणु बम रूपी दंश को भी झेला है। देखिए मानव समाज विज्ञान तकनीक के उस परमाणु बम रूपी दंश को भी झेला है जो प्लग झपकते हैं संसार के। देखिए मानव समाज ने विज्ञान तकनीक उस परमाणु बम रूपी दंश को भी झेला है जो प्लग झपकते हैं इस संसार से संपूर्ण जैविक जीवन का अस्तित्व मिटा सकता है। विश्व युद्धों में भारी नरसंहार वैज्ञानिक आविष्कार हथियारों से ही प्रेरित था। इराक एवं सीरिया में रासायनिक एवं जैविक हथियारों ने भी इसे अभिशप्त ही किया है। विज्ञान तकनीक कारण ही देखिए व्यापक जनसंहार के हथियार WMD विकसित हुए तथा युद्ध की भयावहता बढ़ी है। अब तो मानव रहित विमान एवं मिसाइल प्रणालियाँ भी बन गए जो कभी भी व्यापक जनसंहार कर सकते हैं। मशीनीकरण एवं स्वचालीकरण के कारण मानव श्रम की मात्रा कम हुई है। इस कारण समाज में गरीबी एवं बेकारी बढ़ रही है। देखिए समाज में बढ़ते अपराध एवं अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में यह प्रमुख कारक बनकर उभरी है। देखिए समाज में बढ़ते अपराध एवं अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में यह प्रमुख कारक बनकर उभरी है। उदाहरण के रूप में इंटरनेट के दुरुपयोग ने मानव समाज को भ्रमित किया है। आज धार्मिक आतंकवाद एवं कट्टरवादी संगठनों द्वारा इंटरनेट एवं सोशल साइट्स यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग अपने व्यवसायिक एवं सांगठनिक विस्तार के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध होने वाली पोर्न सामग्री बच्चों एवं युवाओं को पथभ्रष्ट बना रही है। इस कारण युवाओं को की भावना घर कर रही है। निष्कर्ष यह कहना ठीक होगा कि प्रत्येक क्षेत्र जहाँ विज्ञान कारण जरूरतें बढ़ी है तो वहीं इसके दुरुपयोग के कारण इनके अनेक समस्याएं इसने अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। यदि विज्ञान और तकनीक के स्वरूप को देखा जाए तो यह अपने वास्तविक रूप में तटस्थ है। इसे वरदान बनाना अभिशाप या इसका उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। यदि इसका उपयोग मानव समाज के कल्याण के लिए किया जाता है तो यह वरदान साबित होगी और तथा यदि इसका उपयोग नकारात्मक उद्देश्यों में किया जाए तो नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नकारात्मक उद्देश्य क्या रहता है तो यह मानवीय संवेदनाओं का अभिशप्त करने को विवश है। प्रत्येक उपयोगकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह इसके सकारात्मक पक्ष को और मजबूत करे तथा नकारात्मक पक्ष को कम करने का प्रयास करे, वरना कहीं ऐसा न हो कि विज्ञान और तकनीक से प्रेरित अंधाधुंध मानव समाज को ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दे जहाँ मानव मशीनों की दुनिया के सामने मजबूर खड़ा हो। देखिए जहाँ मानव मशीनों की दुनिया के सामने मजबूर खड़ा हो तब मानवीय मूल्य एवं संवेदना पटाक्षेप में चली जाए। विज्ञान के इस अभिशाप रूप स्वरूप को तयजने के लिए राष्ट्रकवि दिनकर ने संपूर्ण मानव समाज को संबोधित किया है। सावधान मनुष्य अति विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोर स्मृति के पार देखिए खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी ये धार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोर स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी आधार। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि चुनाव सुधार आवश्यकता चुनौतियाँ और भविष्य की राह यहाँ पर कहा गया। चुनाव सुधार देखिए चुनाव सुधार आवश्यकता चुनौतियाँ और भविष्य की राह। देखिए एक
एक स्वतंत्र लोकतंत्र स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव पर ही जीवित रह सकता है, लेकिन आए दिन चुनाव में धन बल का प्रयोग, बाहुबल राजनीति का आपराधिकरण, गैर गंभीर स्वतंत्र उम्मीदवार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, मतदान प्रतिशत की कमी, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले नए कारक ने चुनाव सुधार की तरफ कदम उठाने के लिए बाद क्या हुआ है। भारत स्वतंत्रता के बाद से चुनाव सुधार की तरफ अनेक प्रयास किए गए। इस संबंध में दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति एवं AP शाह कमेटी उल्लेखनीय है। तो उच्चतम न्यायालय के अनेक आदेश भी नजीर बनकर सामने आए हैं, यथा नोटा का प्रयोग, अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक इत्यादि। इन सभी कमेटियों तथा आदेशों के बावजूद भी 24% से ज़्यादा सांसदों पर गंभीर किस्म के आरोप, महिलाओं को मात्र 10% प्रतिनिधित्व होना यह इंगित करता है कि अभी हमें इस दिशा में और सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। इन परंपरागत मुद्दों के अलावा नए प्रश्न ही उभर कर सामने आए हैं जो चुनाव सुधार को समय के अनुरूप ढालने की तरफ इशारा करते हैं। वर्तमान में पहला, राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना, एक साथ केंद्र तथा राज्यों के चुनाव। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि दूसरा देखिए, तीसरा आपको ईवीएम के साथ जुड़े विवाद। चौथा, सोशल मीडिया तथा मतदान व्यवहार को प्रभावित करना। पांचवा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। फिर आपको देखिए छठा, पेड न्यूज, पीत पत्रकारिता की समस्या, ओपिनियन तथा एग्जिट पोल पर नियंत्रण। चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ऑनलाइन वोटिंग, अनिवार्य मतदान। फिर आपको आगे देखिए क्या इसी प्रकार चुनाव के बाद से जुड़े मुद्दों को चुनाव सुधार में जोड़ने की आवश्यकता है तथा राइट टू रिकॉल इलेक्शन पिटीशन, दल बदल कानून का सशक्तिकरण। चुनाव सुधार के आवश्यक कदम देखिए, यहाँ पर चुनाव सुधार के आवश्यक कदम। चुनाव खर्चों प्रभावी देखिए, चुनाव खर्चों प्रभावी रोकथाम। इस हेतु खर्चों के स्टेट फंडिंग पर विस्तार किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 2019 के चुनाव में 7 मिलियन डॉलर का खर्च हुआ। उम्मीदवारों द्वारा धन बल का प्रयोग, क्रोनी कैपिटलिज्म तथा संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ावा देता है। अतः चुनाव के स्टेट फंडिंग तथा खर्च की सीमाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अति आवश्यक कदम है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। हालांकि 67% मतदान प्रतिशत एक उत्साहजनक संकेत है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में अनिवार्य मतदान की व्यावहारिकता पर विचार विमर्श किया जा सकता है तथा मतदान को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय समर्थन या विशेष सहायता यथा मनरेगा में 10 दिन का अतिरिक्त रोजगार या राशन में अतिरिक्त सहायता। मतदान प्रतिशत के साथ ही मतदान व्यवहार जागरूकता बढ़ाने, उम्मीदवारों की अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियों को RTI के दायरे में लाना, पार्टियों के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, राजनीतिक चंदे की सीमा को भी सुधारने की आवश्यकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे अधिक पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक चंदा आगे क्रोनी कैपिटलिज्म ना बन जाए, इसके स्पष्ट नीतिगत प्रावधान की आवश्यकता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गाये बगाए सवाल उठते हैं, अतः मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है तथा साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून का दर्जा प्रदान कर इस कदम से ऑब्जर्वर एवं वेब पर्यवेक्षक को और प्रभावी प्रशिक्षण एवं अधिकार प्रदान कर मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया एक नया तत्व उभर कर सोशल मीडिया एक नया तत्व उभर कर आया जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। फेक न्यूज, पेड न्यूज, पत्रकारिता इत्यादि स्वतंत्र चुनाव के लिए खतरा है। इस हेतु चुनाव आयोग द्वारा स्वयं को पहल करते हुए फेवर चेकर एवं प्रभावी मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण करना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नागरिक समूह भी अपनी भागीदारी यहाँ निभा सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं तथा नागरिक समूह भी अपनी भागीदारी यहाँ निभा सकते हैं। साथ ही चुनाव के समय सोशल मीडिया पर अतिरिक्त की आवश्यकता है। देखिए इसी तरह हमें चुनाव के बाद वायु सुधारों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता भी है। राइट टू रिकॉल, ऑनलाइन वोटिंग, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर ध्यान आकर्षण, महिलाओं को 33% आरक्षण। वर्तमान में केंद्र एवं राज्यों के में एक साथ सातवें सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। दल बदल कानून, हॉर्स ट्रेडिंग तथा गठबंधन की नैतिकता जैसे अनेक विषय जहाँ कुछ कार्रवाई हो सकती है। चुनाव सुधारों की दिशा में हमने अनेक नियम बनाए हैं तथा आवश्यकता नए नियम से ज़्यादा पुराने नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन का है और उससे भी अधिक आवश्यकता है जनता को खुद को बदलने की। जब तक आम मतदाता जाति, क्षेत्र, धन तथा डर के प्रभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर मतदान नहीं करेगा, तब तक सामंतवादी राजनीति जिंदा रहेगी तथा विकास प्राथमिकता में नहीं रहेगा। इससे आवश्यकता उस औसत मतदाता को बदलने की है जो यह समझ ले कि उसका एक वोट देश की दशा एवं दिशा दोनों बदल सकता है, कोई और नहीं। क्योंकि हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है जमाना। हुक्मरानों ने फरमाया
फरमाया है कि नारों से बदलता है ज़माना। सियासतदान कहते हैं कि सियासतें बदले तो बदलता है ज़माना। सियासतदान कहते हैं सियासत बदले तो बदलता है ज़माना, पर मिजाज जहाँ बदलने को इतना कुछ काफ़ी नहीं होता। जहाँ बदलने को इतना कुछ काफ़ी नहीं होता, बदलने वाले खुद बदले तो बदलता है ज़माना। तो अच्छी बात कहा कि हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है ज़माना। सियासतदान कहते हैं कि सियासतें बदले तो बदलता है ज़माना, पर मिजाज जहाँ बदलने को इतना कुछ काफ़ी नहीं होता, बदलने वाले खुद बदले तो बदलता है ज़माना। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि देखिए एक अच्छा जीवन प्रेम, देखिए एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान संचालित होता है। इसमें देखिए पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ जो कहा है उसको समझिए। देखिए पोथी पढ़ी जग मोया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होया। कबीरदास के दोहा जीवन में प्रेम के महत्व को उजागर करता है तथा बताता है कि ज्ञान की सार्थकता प्रेम के अभाव में अधूरी है। ज्ञान की सार्थकता प्रेम के अभाव में अधूरी है। प्रेम तथा ज्ञान दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। प्रेम वह भावनात्मक तत्व है जो मनुष्य को इंसान बनाता है। ज्ञान देखिए यहाँ पर क्या कि ज्ञान या तर्क शक्ति द्वारा मनुष्य निरंतर प्रगति करता है। ज्ञान के बिना प्रेम मनुष्य को अन्य जीव जातियों की तरह बनाएगा, जबकि प्रेम के बिना ज्ञान मनुष्य को मशीन बनाएगा। प्रेम ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकृति में अधिक आधारभूत है। आप यहाँ प्रत्येक जीव में विद्वान होता है। तो परस्पर एक दूसरे की भाषा ना समझ पाने वाले जीव भी प्रेम की भाषा द्वारा संवाद कर सकते हैं। प्रेम सही प्रकार के बंधनों से परे है, जबकि दूसरी ओर ज्ञान प्राप्ति को मानवता में परम तत्व माना गया है। प्राचीनतम भारतीय दर्शन ज्ञान की महिमा को बताता है तथा ज्ञान प्राप्ति को सही बंधनों से मुक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। एक मशीन या कंप्यूटर को किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वह दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, लेकिन मनुष्य को प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि वह ज्ञान प्राप्ति का उत्सुक बना रहे। यह प्रेरणा प्रेम द्वारा मिलती है जिनसे वह प्रेम करता है। इसके लिए देखिए उनके लिए वह निरंतर सहायता एवं लाभ देने का प्रयास वह निरंतर सहायता एवं लाभ देने का प्रयास करता है। विश्व तथा भारतीय इतिहास दोनों इस बात के साक्षी रहे हैं कि जिन्होंने संसार को हानि पहुंचाई वे लोग थे जिन्हें प्रेम की प्रेरणा का अभाव था। वहीं दूसरी ओर जिनके अंदर प्रेम है वे ज्ञान का उपयोग केवल विश्व एवं मानव जाति कल्याण के लिए करते हैं। यदि हम विश्व इतिहास को देखें तो हमें अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ महापुरुषों में अपने प्रेम को न ज्ञान से लोगों के जीवन की ही नहीं बल्कि इतिहास की धारा भी बदल दी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक गांधी जी का जीवन तो प्रेम और ज्ञान का अद्भुत संयोजन है। उनका अहिंसा एवं सत्याग्रह मानव मात्र विश्व के प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम को उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानवता को प्रेम पूर्वक जीवन जीने का संदेश दिया है। गांधी जी के सिद्धांतों में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। वे अनुयायी का प्रेम द्वारा हृदय परिवर्तन विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम से भारतीय जनमानस के हृदय जीत लिया था तथा अपनी ज्ञान एवं तर्क शक्ति से अंग्रेजों को भारतीय जनमानस के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंगुली माल डाकू का प्रसंग सभी को पता है। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंगुली माल डाकू का प्रसंग सभी को पता है। 21 साल उन्होंने अंगुली माल को डाकू से महात्मा बना दिया। उन्होंने यह मानव मात्र के प्रति प्रेम था। उन्होंने यह मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा अपने अद्भुत ज्ञान एवं तर्क शक्ति के बल पर किया। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तब उन्होंने स्वयं को सूली पर चढ़ाने के लिए चढ़ाने वालों के ईश्वर से ही प्रार्थना की कि ईश्वर इन्हें माफ़ कर दें, इनको नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने मानवता के सामने अपने प्रेम एवं ज्ञान को जो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया वो अत्यंत दुर्लभ है। आज संपूर्ण विश्व में देखिए प्रभु यीशु की अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। भगवान राम ने प्रेम के वशीभूत होकर ही सबरी के झूठे बैर भी खा लिए, जबकि श्री राम सर्वाधिक ज्ञानमय एवं आदर्शवान पुरुषों में थे। यह दिखाता है कि प्रेम एवं ज्ञान का उत्कृष्ट संयोजन ही जीवन को सार्थक एवं आदर्श रूप देता है। महाभारत दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या की भावना ने युद्ध में उसके सभी भाइयों मित्रों संबंधियों का विनाश कर दिया। उपरोक्त सभी उदाहरण दिखाते हैं कि किस प्रकार प्रेम तथा ज्ञान एक अच्छे जीवन के आवश्यक है। यदि हम इतिहास की बड़ी बड़ी त्रासदियों को देखें तो पाते हैं कि इनके जड़ में घृणा तथा ईर्ष्या के बीच ही विद्वान है। अंत में प्रेम तथा ज्ञान के प्रकाश से नहीं मार्गदर्शन किया। द्वितीय विश्व युद्ध जिसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है, हिटलर ने की यहूदियों के प्रति घृणा तथा मित्र राष्ट्रों के प्रति प्रतिशोध का परिणाम था।
हिटलर ज्ञानवान होने के बावजूद हिटलर ज्ञानवान होने के बावजूद मानव मात्र के प्रति प्रेम का उसमें अभाव था, जिसने इतने बड़े नरसंहार को मानवता के सामने कभी ना भूल सकने वाले त्रासदिक रूप में अंजाम दिया। एक अच्छे जीवन के लिए प्रेम तथा ज्ञान दोनों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। रावण जैसा ज्ञानी पुरुष प्रेम के अभाव में अपने सही परिजनों को युद्ध में मरवा देता है तथा कुल का विनाश कर लेता है। इसी तरह अकेला ज्ञान भी घातक होता है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान के अभाव में केवल प्रेम भी नुकसानदायक हो सकता है। अंधविश्वास, अंधभक्ति आदि इसी परिणाम है। हम यदि परिवार का स्तर पर देखें तो बच्चे के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक माता पिता का प्रेम, वात्सल्य तथा ज्ञान उसके भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास के अति आवश्यक है। देखिए, बालक अपने परिवार माता पिता को देखकर उनके जैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। यदि बचपन से माता पिता से प्रेम, ज्ञान, ईमानदारी एवं परोपकारिता जैसे सद्गुण विरासत मिलते हैं तो भविष्य में उसके बेहतर इंसान बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जहाँ बालक बचपन से अपराधी प्रवृत्ति के माहौल में रहता है, वहाँ उसके अपराधी बनने की संभावना प्रबल रहती है। इसी प्रकार विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को स्नेहपूर्ण तर्क शक्ति के साथ अध्ययन कराते हैं तो यह भविष्य में उनके व्यक्तित्व का उचित विकास करता है। प्रेम तथा ज्ञान किस प्रकार अच्छे जीवन का पथ प्रदर्शन करते हैं, हम केवल परिवार, व्यक्ति तथा समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र के स्तर पर भी देख सकते हैं। एक और हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का अहिंसा, सत्याग्रह, अनुयायी से भी प्रेम करने की भावना आदि में मूल थे। तो आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारा लोकतंत्र जीवंत है। आज भी हम संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप सामाजिक जीवन को संचालित करने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान का निर्माण कट्टरता, घृणा, द्वेष आदि के द्वारा हुआ। आज तक हमारे पड़ोसी देश में न जाने कितनी बार लोकतंत्र का गला तनाशा की सरकारों द्वारा दबाया जा चुका है। जहाँ एक के मूल में प्रेम, अहिंसा, तर्क शक्ति और न्याय की भावना थी, वहीं दूसरी ओर हिंसा, धर्मांधता की भावना थी। देखिए, आज हमारे सामने पर्यावरण संतुलन, वैश्विक तापमान, गरीबी जैसी अनेक समस्याएं विद्यमान थी। हम सभी मुख्य प्राणियों, वनस्पति आदि के प्रति करुणा, अहिंसा दिखाकर उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार कर समस्या का समाधान कर सकते थे। आधुनिक तकनीकी से अर्जित ज्ञान का उपयोग इनके संरक्षण में किया जा सकता है। इस प्रकार हम चाहे किसी भी आयाम से विश्लेषित करें, हम पाते हैं कि अच्छे जीवन के लिए प्रेम तथा ज्ञान अपरिहार्य तत्व है। इनके बिना जीवन की सार्थकता नहीं हो पाती। फिर देखिए, भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार उत्पन्न करने का कारखाना। यहाँ पर देखिए, भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार उत्पन्न करने का कारखाना है। आपको यहाँ पर उसको देखिए, भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार उत्पन्न करने का कारखाना। तो डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों का एकीकरण डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों का एकीकरण भारतीय पुनर्जागरण का तीर्थ चरण होना चाहिए। 21वीं सदी के भारत में एक विशाल युवा वर्ग अपनी क्षमताओं से देश की समृद्धि में योगदान को आतुर दिखता है। यह आतुरता देश के उस 2/3 जनसंख्या की 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है के रूप में देखी जा सकती है। कि देखिए, ये युवा भारत के आने वाले सुनहरे कल के प्रकाशपुंज है। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारी इन युवाओं के कंधे पर। स्पष्ट है कि इन युवाओं को भी शैक्षिक रूप से समृद्ध, तकनीकी रूप से दक्ष एवं राजनीतिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन युवाओं को समुचित रोजगार उपलब्ध हो। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भारत में प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि का बोलबाला रहा है। देश की 50% अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की कृषि पर निर्भर है। स्पष्ट रूप से यहाँ व्यापक छिपी बेरोजगारी विद्यमान रही है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र द्वारा GDP का बहुलाभांश 3/4 से अधिक योगदान किया जाता है, परंतु इन क्षेत्रों द्वारा असमानुपातिक रूप से रोजगारों का सृजन नहीं होता है। इस परिदृश्य में भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अधिक एवं नए अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के देश में लाखों छोटे बड़े तकनीकी संस्थान काम कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उनका कौशल विकास भी किया जाता है। परंतु विडंबना यह है कि इन संस्थानों द्वारा शिक्षा प्राप्त करके युवाओं के समक्ष रोजगार प्राप्त करने की विषम चुनौतियाँ वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दिखाई देती है। हालत यह है कि तकनीकी शिक्षा के इन संस्थानों को कुशल बेरोजगार उत्पन्न करने कारखानों की संज्ञा तक दी जाती है। हमें आज उन कारणों पर गंभीर विचार करना होगा कि आखिर यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। देखिए, अधिव्यापक तौर पर विभाजित करें तो हम संस्थागत कारण एवं आर्थिक एवं नीतिगत कारणों के रूप में उपरोक्त परिस्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। यदि भारत के लाखों छोटे तकनीकी संस्थानों में दृष्टि डालें तो कुछ असामान्य दोष उभरते हैं।
तकनीकी अवसंरचना की कमी तकनीकी अवसंरचना की कमी यथा लैब्स इक्विपमेंट इत्यादि का अभाव, पुराने पाठ्यक्रम पुराने पाठ्यक्रम जिनमें समय का साथ परिवर्तन जिनमें पुराने पाठ्यक्रम में समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया है, अस्थायी एवं समझदार शिक्षकों द्वारा अध्यापन, शिक्षा की गुणवत्ता एवं के उचित मूल्यांकन तंत्र का अभाव तथा इंडस्ट्री उन्मुख कोर्सेज का संचालन न किया जाना प्रमुख है। इसके साथ शिक्षा में व्यवसायीकरण पर जोर, खराब शिक्षक छात्र अनुपात, छात्रों की रुचि के विपरीत माता पिता एवं सामाजिक दबावों में तकनीकी संस्थानों की ओर रुख भी अन्य कारण है। यदि आर्थिक और नीतिगत कारकों को मंथन करें तो छात्रों में इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप राइट स्किल सेट का न होना एक प्रमुख कारण है। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य सामने आ चुका है कि अधिकांश भारतीय स्नातक नौकरी के लिए आवश्यक स्किल्स नहीं रखते हैं। इसके साथ ही देश की आर्थिक परिस्थितियां भी इसके उत्तरदायी है। उदाहरणस्वरूप प्रत्येक वर्ष देश में 1.5 करोड़ लोग 1.5 करोड़ नए लोगों को रोजगार चाहिए, परंतु वर्ष 2014-15 में केवल 1.5 लाख नए रोजगार सृजित हो सके। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार या उद्यम को बढ़ावा न देकर जॉब चाहने वाले बनने की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति इसके उत्तरदायी है। डॉक्टर कलाम का विचार था कि हमारे युवाओं को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब गिवर्स होना चाहिए। देखिए वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ भी वर्तमान संरक्षणवाद को बढ़ावा देती दिख रही है। उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन का कठोर आवर्जन नियम अब भारत के IT पेशे जो कि इनके सबसे बड़े लाभकर्ता समुदाय थे के लिए भारत से बाहर रोजगार के अवसरों को कम करेगा। हाल के समय में सरकार द्वारा किए गए विमुद्रीकरण एवं GST के लागू करने से भी कुछ समय के लिए जॉब क्रिएशन की दर मंद होने की आशंका है। समग्रतः तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार की उपलब्धता अति आवश्यक है, अन्यथा यह चुनौती अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। युवाओं में बढ़ता तनाव, अनिद्रा एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ एक स्वस्थ समाज के शुभ संकेत नहीं है। यदि हम अपने जनांकीय लाभांश को समुचित रोजगार प्रदान कर उत्पादक कार्यों में नहीं लगा सके तो यह ऊर्जा अलगाववाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जैसे नकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देगी। बेरोजगारी की स्थिति तकनीक का उपयोग अनैतिक कारण तथा यथा हैकिंग, डाटा ब्रीच जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक विषमता को बढ़ावा देने के साथ ही समग्र रूप से भारत के आर्थिक विकास की गति मंद पड़ सकती है। अतः इन चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने के सरकार, गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी संस्थानों, इंडस्ट्री तथा शिक्षकों एवं छात्रों सभी के गंभीर एवं समित प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार स्टैंड अप इंडिया स्कीम के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति विकास को बढ़ावा दे रही है। इससे अधिक से अधिक तकनीकी दक्ष युवा स्वयं नए रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। उस तकनीकी संस्थान के लेक्चरर्स को यथा IIT के कक्षा लेक्चरर्स को देश भर के विभिन्न संस्थानों पर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाई एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी के माध्यम से उस तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों को वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छात्रों को वैश्विक अनुभव से युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इम्प्रिंट इंडिया सेतु SETU एवं प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन इस तकनीक शिक्षा एवं रोजगार को एकीकृत कर उत्कृष्ट बनाने का आयाम है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने CSR का उपयोग युवाओं की कौशलता एवं दक्षता को बढ़ाने में करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 में लेदर एवं कपड़ा उद्योग को व्यापक रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करते हुए इसके तकनीकी उन्नयन की बात की गई है। इस दिशा में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। भारत में तकनीक एवं विज्ञान के कुछ अति उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। IIS इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए IIS इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। इसरो, DRDO ने साल दर साल सिद्ध किया है। नासा के 37% इंजीनियर एवं वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। अति सुंदर पिचाई सत्या नडेला विश्व की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के मुखिया बन सकते हैं, तो हमारे अन्य संस्थान एवं छात्र भी उत्कृष्टता के पैमाने पर स्वयं को सिद्ध कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना है और स्वामी विवेकानंद की इन पंक्तियों को अपना ध्येय वाक्य बनाना होगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। फिर देखिए क्या व्यक्तिगत धर्मांतरिक घटनाओं को भारत में बढ़ती असहिष्णुता के संकेतक रूप में देखा जा सकता है। क्या व्यक्तिगत धर्मांतरण की घटनाओं को भारत में बढ़ती असहिष्णुता के संकेतक रूप में देखा जा सकता है। देखिए भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा है
देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत वर्ष एक ऐसा देश रहा जहाँ विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय होकर यहीं रह गए। पर जब आज के अखबार के पन्नों पलटती पर जब आज के अखबारों के पन्ने पढ़ती हूँ तो कहीं कलबुर्गी की हत्या तो कहीं गोरक्षा के नाम पर हत्या की घटनाएं पर आहत हो उठती हूँ। चल व्यक्तिगत धर्मांता कहीं भारत को असहिष्णु तो नहीं बना रही है। फिर यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि व्यक्तिगत धर्मांता क्या है? क्या किसी काल विशेष में भारतीय असहिष्णु नहीं रहा? यह भी गौर करने योग्य क्या व्यक्तिगत धर्मांता बढ़ने के क्या कारण है? साथ ही क्या अंतर्वर्णीय संस्कृति पर व्यक्तिगत धर्मांता भारी पड़ सकती है, अथवा भारत की सदियों की परंपरा धर्मांता को सुधार का रूप प्रदान करके समायोजन कर लेगी। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विषय की गहराई एवं विस्तार आवश्यक है। अब यहाँ देखिए क्या कि विषय के विषय के हाँ देखिए यहाँ पर क्या कि विषय गहराई विस्तार आवश्यक है, जिसकी शुरुआत इतिहास के संदर्भ से करना अनुकूल होगा। देखिए प्राचीन काल से वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुआ कर्मकांड एवं व्यक्तिगत धर्मकांता के कारण लोगों का जीवन कठिन होता गया, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक मान्यताएं समय तक पुरोहित द्वारा पूरे समाज पर लागू होती थी, जो रूढ़िवादी तार्किक एवं कर्मकांडीय थी। अतः विशेषकर बनाए रखने के धर्म को मनमाने ढंग से परिभाषित किया गया, जिसे व्यक्तिगत धर्मांता भी कहा गया। लेकिन इस धर्मांता के विरुद्ध बौद्ध एवं जैन धर्म का उदयवाद, जिसने भारतीय समाज को असहिष्णु बनाकर कुरीतियों समाप्त करने का प्रयास किया, जो मध्यकाल में सूफी एवं भक्ति आंदोलन द्वारा किया गया एवं आधुनिक काल में राजा राममोहन राय जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारकों को द्वारा किया गया। उपरोक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद आज 21वीं सदी में व्यक्तिगत धर्मांता ने असहिष्णुता के तत्वों को गति प्रदान की, जैसे तार्किक एवं धर्मांता के खिलाफ लिखने वाले कलबुर्गी की हत्या, उत्तर प्रदेश में शंका मात्र के आधार पर अखलाक की हत्या, गोरक्षक एवं धर्म की रक्षा के नाम पर जनजातियों की प्रताड़ना, महिलाओं के मंदिर प्रवेश को अपवित्रता की संज्ञा देना, शैक्षिक संस्थाओं में विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां एवं राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिभाषाओं को आगे बढ़ाना। उपरोक्त घटनाएं बढ़ती असहिष्णुता का संकेत प्रतीत होती है, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समाज में विभाजन के तत्व दृष्टिगोचर हुए हैं। बुद्धिजीवियों द्वारा अपने पुरस्कार लौटाए गए एवं तमाम मंचों पर वादविवाद की गति बढ़ गई। इन घटनाओं से कभी डर भी लगता है, जो इकबाल की पंक्तियां मिटती नहीं हस्ती को पुनः याद दिला देती है। फिर ये भी लगता है कि क्या भारत की अवधारणा इतनी कमजोर है कि छिटपुट घटनाएं सहिष्णुता जैसे विशाल तत्वों को चोट पहुंचा सकती है। इसे देखने के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, भारत सहमतियों का देश है, अत्यधिक प्रासंगिक है। इन असहमतियों को अधिकार से भारत ने समाहित किया हुआ है, जिससे समय समय पर धर्म में आए कुरीतियों को ठीक करने के आंदोलन देखे गए, जिसे बौद्ध जैन धर्म श्रवण व्यवस्था, भक्ति, सूफी, सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं वर्तमान में सिविल समाज द्वारा आंदोलन। भारतीय समाज की सहिष्णुता को हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप सामाजिक स्तर पर भिन्न जाति धर्म, निर्जाति, भाषा, मूल वंश भारत को सुशोभित करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी। देखिए जहाँ हिंदू समुदाय द्वारा लखनऊ में मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया गया, दिल्ली के गुरुद्वारों में रमजान के लिए खुलवाना एवं दशहरा के रावण की मूर्तियाँ मुस्लिम कलाकारों द्वारा बनाना एकदम अनोखी एवं विविधता में एकता की संस्कृति है। देखिए ये सहिष्णुता संविधान के बनाने में भी देखी जा सकती है, जहाँ सभी महत्वपूर्ण संविधानों से आवश्यकता अनुसार भाग लिया गया है। आर्थिक क्षेत्र में निजी के साथ सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में अखिल भारतीय दलों की प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय दलों से लगभग हर चुनाव में देखी जा सकती है। खान पान हो या पहनावा, सही में सहिष्णुता के बिंदु विद्वान है। भाषा के स्तर पर उर्दू का विकास अपने आप में दिलचस्प है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य से लेकर सारसा तक, दाल बाटी से पिज्जा तक, धोती कुर्ता से जींस टॉप तक, संस्कृत से फ्रेंच तक, अरेंज मैरिज से लेकर लव कम अरेंज मैरिज तक, हर पहलू में भारतीय सहिष्णुता देखी जा सकती है। जहाँ उपलब्धियों को शांतिपूर्ण सहमति में बदला गया, पर क्या पहले भाग में उल्लेखित घटनाओं को असहिष्णु न मानते हुए नजरअंदाज कर दिया जाए, तो जवाब होगा हरगिज नहीं। घटना चाहे एक की क्यों ना हो, उसे विधिसम्मत ढंग से हल किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक घटना से सीख लेते हुए समाज को और सहिष्णु बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत धर्मांता पर सरकार की कार्रवाई से पूर्व समाज की सामूहिक एवं समायोजित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जो असहमति को सकारात्मक रूप में ले। देखिए जिस प्रकार भारत को जानो योजना है, उसी तरह लोगों को जानो
प्रावधानों की योजना होनी चाहिए जो धर्मांधता को धर्म सुधार में तब्दील कर दे। इसी संदर्भ में ग्रेनविल ऑस्ट्रिक कथन अत्यधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है कि भारत वही करेगा जो सदियों से करता आया है, सभी से सीखते हुए तथा असहमतियों को अपने अंदर समेटते हुए सौहार्दपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेगा। भारत वही करेगा जो सदियों से करता आया है, सभी से सीखते हुए तथा असहमतियों को अपने अंदर समेटते हुए सौहार्दपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जहां एक और विकसित देशों के विचारपरक सैमुअल हंटिंगटन सभ्यताओं के संघर्ष की आशंका जता रहे हैं, वहीं भारत की कूटनीतिकता फ्यूजन ऑफ कल्चर को बढ़ावा दे रही है, जिसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि प्रत्येक पहलू में अपनाने की जरूरत है। फिर आपको आगे हम कहा गया अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। आगे देखिए कि अधिकारों की सम्मेलन में चलो एक किस्सा कर्तव्यों का भी छेड़ा जाए। देखिए यहाँ पे जो आपको रूसन लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह हर जगह बेरियों से जकड़ा है। ये बेरियाँ दरअसल उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों की है। यहाँ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है, यहाँ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। यदि हम किसी की स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो विधि के नियमों द्वारा हमें दंडित भी किया जा सकता है। लोकतंत्र के इस दौर में प्रत्येक राजा या समुदाय के नागरिक अपने अधिक से अधिक अधिकारों की मांग हैं ताकि अधिक मात्रा में स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। दिन प्रतिदिन अधिकारों की बढ़ती इस मांग से मुझे वाल्टर कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें अपने अधिकारों के साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम अधिकारों की मांग करते हैं, उत्तरदायित्व अधिकारों के साथ साथ आ जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता के बीच की महीन रेखा हमारे उत्तरदायित्व की होती है, जिसका अतिक्रमण किसी दूसरे के दायित्वों का हनन है। हम जिस घर, समाज, गांव या राज्य में रहते हैं वहाँ अधिकार एवं दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या विदित है कि भारतीय संविधान, जिसका निर्माण एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा किया गया था, के निर्माता अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि प्रत्येक की स्वतंत्रता एवं समानता का फिर से कोई राज हनन नहीं कर सके। लेकिन जब मूल्य कर्तव्यों की बात आए तो तर्क दिया गया कि भारत की जनता अधिक मात्रा में अशिक्षित है, ऐसे में उन्हें अपने दायित्व का बोध नहीं होगा, इसलिए इनका प्रावधान मूल संविधान में कई वर्ष बाद किया गया। उल्लेखनीय है कि हमारे मौलिक अधिकार जो कि अच्छे जीवन की आवश्यक एवं आधारभूत परिस्थितियों के लिए दिए गए हैं, इनके बिना नागरिक अपने दायित्व और आत्मविश्वास को विकसित नहीं कर सकता। सभ्यता के इस विकास क्रम में हम जैसे जैसे विकसित एवं आधुनिक हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही है और अनेक अधिकार मिल भी रहे हैं। जैसे हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखकर प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा गया। वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक जैसे गैरकानूनी प्रयासों को अमान्य घोषित करके प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकारों को बल दिया गया। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी निजता के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दूसरे की निजता का सम्मान करें ताकि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलते रहे। ज्ञातव्य है कि राजा आदि नागरिकों को अधिकार एवं दायित्व सौंपता है, तो वहीं शासन एवं प्रशासन का भी कुछ अधिकार एवं दायित्व है जिनका निर्वाह जनता के हित में करते हुए एक सुशासन व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा सके। देखा जाए तो हम आधुनिक तो हो रहे हैं, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति उदासीन बनते जा रहे हैं। बदलते परिदृश्य में नैतिक मूल्यों की परवाह किए बगैर प्रत्येक व्यक्ति, आम नागरिक, प्रशासन, प्रत्येक व्यक्ति बदलते परिदृश्य में नैतिक मूल्यों की परवाह किए बगैर प्रत्येक व्यक्ति, आम नागरिक, शासन, प्रशासन इत्यादि अपनी स्वतंत्रता एवं शक्ति के बल पर निरकुशता एवं भ्रष्टाचार जैसे अवगुणों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वार्थ के वशीभूत हम भूलते जा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक हैं और लोकतंत्र लोक कल्याण की एक अवधारणा को मूर्त रूप देने का माध्यम है। लोक कल्याण, देखिए यहाँ पर क्या कि लोक कल्याण के समावेशी विकास को अपने नीति निर्माण में शामिल करते हुए शासन एवं प्रशासन नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। देखिए भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जिनसे वो अब कुछ अपेक्षाएं रखती है ताकि लोगों का कल्याण हो सके, किंतु अपने अधिकारों के प्रति सजग ये जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्वों को भूल बैठे और जनता के शोषण कारण बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अधिकार तो मिला किंतु उत्तरदायित्व का समन्वय नहीं हो पाया, जिससे अधिकार एवं उत्तरदायित्व का तालमेल बिखर रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व का बोध आम जनता को करवाते हैं ताकि जनता उन्हें अपने उम्मीदवार के रूप में उजाई बनाए, किंतु जैसे ही सत्ता मिली वैसे ही सत्ता के साथ मिलने वाली सुविधाएं इनकी आंखों के आगे उत्तरदायित्व को धूमिल कर देती है। कोटेल ने कहा है कि जिस देश की जनता झोपड़पट्टी में रह रही हो, उस देश के शासक को महलों में रहने का कोई हक नहीं बनता।
देखिए यहाँ पर कौटिल्य की बात का स्मरण करते हुए आज का परिदृश्य उसके विपरीत है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों का तो भली भांति ज्ञान है, किंतु उत्तरदायित्वों को देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों, जबकि हमारे संविधान में अधिकारों के साथ साथ दायित्वों को भी शामिल किया गया है। फिर क्यों हमारे कुछ राजनेता, प्रशासक, आम ग्राम प्रधान आदि अपने अधिकारों को तो गिनाते हैं, किंतु लगता है अपने उत्तरदायित्व को 5 वर्षों के लिए सुरक्षित रखा है, ताकि समय आने पर फिर से आम जनता को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान करा सके। उल्लेखनीय कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट नागरिकता प्रशासन ऊपर से नीचे तक फैली लाल फिताशाही और भ्रष्टाचार पर निराशा व्यक्त की है। समिति ने कुछ प्रावधान दिए ताकि फैले भ्रष्टाचार को दूर करके राजनीति एवं प्रशासन को स्वस्थ किया जा सके। समिति ने प्रावधान किया है कि जिन उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को क्लीन चिट दिया जाता है, भविष्य में क्लीन चिट प्राप्त अधीनस्थ भ्रष्टाचार के किसी मामले में पकड़ा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी उस अधीनस्थ के साथ साथ उसके उच्च अधिकारी की भी होगी। उच्च अधिकार प्राप्त हमारे नीति नियंताओं में उत्तरदायित्व की वृद्धि के लिए नैतिकता प्रशासनिक आचार संहिता की भी सिफारिश की गई है। ध्यातव्य हो कि जिन उत्तरदायित्वों की बात राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर की गई है, केवल उन्हीं दायित्वों की पूर्ति से उत्तरदायित्व की परिभाषा पूर्ण नहीं होती, बल्कि प्रत्येक आम आदमी को भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। सड़क पर चलना हमारा अधिकार, किंतु सड़क को साफ रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार पेड़ पौधे पर फल आने पर वजूद जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अधिकारों को प्राप्त करने के बाद अपने दायित्वों का ज्ञान होना आवश्यक और उन्हें अमल में लाना परम आवश्यक है। वर्तमान उत्पन्न हो रही नई समस्याएं जैसे पर्यावरण संकट, जो किसी एक आदमी या एक समाज या एक राष्ट्र के संकट नहीं है, बल्कि पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकता है। समय रहते यदि सजग नहीं हुआ गया तो एक दिन पूरी विकसित सभ्यता कब मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। सराहनीय है कि भारत के नागरिक अपने अधिकारों को जितना जानते हैं उतना ही अपने उत्तरदायित्व को भी समझते हैं, जिसका उदाहरण हमें चिपको आंदोलन, एपीको मैत्री आदि आंदोलन में दिखाई पड़ता है कि किस तरह लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण के अपने दायित्वों को समझा। हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 0.1% सबसे अमीर लोगों कुल संपदा बढ़कर निचले 50% लोगों कुल संपदा से अधिक होगी। दरअसल यह नितांत ही मौलिक बात है कि जब कोई राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता और न ही किसी एक वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देता, तो फिर क्यों अमीर और अमीर जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। विकास का स्तर जहाँ नीचे से ऊपर होना चाहिए था वहीं विकास सिर्फ ऊपर ही तैर रहा है। नीचे का स्तर पर भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा बताता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, पर उत्तरदायित्वों को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। हमारे धर्म और नीति, कथाओं तथा साहित्य सभी में दीन दुखियों की सेवाओं की बात की गई है, मगर हम संपन्न एवं समृद्ध हैं तो हर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमारे साथ अवश्य ही उठने चाहिए। हर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमारे हाथ अवश्य ही उठने चाहिए। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखिए। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखिए। संस्कृत साहित्य में भी कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षित, यानी जो धर्म अर्थात अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की रक्षा करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। विष्णु चर्चित ने कहा है कि अगर महानता का सबसे बड़ा कोई मूल्य है तो वह है उत्तरदायित्वों की पूर्ति। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जनता, प्रशासन एवं शासक सभी को मिलकर मानव कल्याण के प्रति सजग रहना होगा, तभी हम दीर्घकाल तक अपनी सभ्यता को बनाए रख सकते हैं। चूँकि जहाँ तानाशाहों ने अपने अधिकारों का उपभोग किया है, किंतु उत्तरदायित्व को नजरअंदाज किया है, वहाँ सत्ता का ढांचा लड़खड़ा कर गिर गया है। आपको देखिए, चूँकि जहाँ तानाशाहों ने अपने अधिकारों को उपभोग किया है, किंतु उत्तरदायित्वों को नजरअंदाज किया है, वहाँ सत्ता का ढांचा लड़खड़ा कर गिर गया है। ये जबर भी देखा है तारीखों की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये हम देखिए, ये जबर भी देखा है तारीखों की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लेकिन निष्कर्ष यही हमारा दायित्व बनता है कि हम नेता हो या अधिकारी या समाजजन, हमें सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, ईमानदारी, सदाचार और नैतिकता को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को मूर्त रूप दे सकें। जीवन अपने कर्तव्यों को अपनी चाहत बना लेने से जीवन कठिन तो हो जाता है, पर सही दिशा में चलता है। देखिए, नवाचार और विकास की बात यहाँ देखिए, नवाचार और विकास। देखिए, एक प्रतिष्ठित विदेशी अखबार में कार्टून छपा था नवाचार और विकास में, देखिए यहाँ पर, जिसमें भारत के मंगल कार्यक्रम पर व्यंग करते एक भारतीय किसान को गाय के साथ एलिट अंतरिक्ष का दरवाजा खटखटाते दिखाया गया था। अचानक से स्मृति में बैलगाड़ी में रखे उपग्रह का चित्र सामने आया। अगर भारत ने प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष शोध समिति, जैव तकनीकी मिशन, परमाणु ऊर्जा एवं हथियार उत्पादन जैसे नवाचारी कदम न उठाए होते तो क्या हमारा जीवन वैसा ही रहता जैसा आज है, या फिर हम गुणवत्तापूर्ण जीवन तथा सतत विकास हेतु संघर्ष कर रहे होते।
देखिए बिना नवाचारों के 21वीं सदी में सोचना अभी व्यर्थ है। देखिए जापान, कोरिया, गणराज्य तथा इजराइल जैसे संसाधनाभाव वाले देशों ने नवाचार के दम पर न केवल अपना विकास किया अपितु संपूर्ण मानवता की सुरक्षा तथा विकास में भी योगदान दिया है। नवाचार मानव विकास की प्रगति के केंद्र में रहा है, चाहे आग का आविष्कार हो, पहिए का या सिक्का हेतु हथियार का। भारत की प्रगति में नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नवाचार कोई नया कार्य करना मात्र ही नहीं है, अपितु किसी कार्य को नए तरीके से करना भी नवाचार है। देखिए भारत के विकास में नवाचारों को समाहित करने का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इत्यादि मंत्रालयों के अनेक विभाग तथा स्वायत्त तथा निजी संस्थानों के प्रयासों से हुआ। कृषि एवं नवाचार देखिए यहाँ पर आज़ादी के पश्चात भारतीय जनसंख्या हेतु पर्याप्त अन्न उत्पादन कभी नहीं हो रहा था। पशुपालन, डेयरी उद्योग तथा कृषि गतिविधियों का भी विकास पर्याप्त नहीं था। 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उत्पादकता वाले बीज सिंचाई हेतु लिफ्ट इरिगेशन जैसे नवाचार, कीटनाशक तथा उर्वरकों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। द्वितीय हरित क्रांति में प्रारंभिक चरण की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। पशुपालन में पशु वीर्य बैंक, पशु नस्ल सुधार, नई नस्लों की क्लोनिंग तथा व्यावसायिक पशुपालन की तकनीकियों का विकास किया गया। पशु हेतु गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु अवसंरचना विकास तथा तकनीकी संवर्धन तथा कृषि संबंध क्षेत्र का विकास किया गया। देखिए तकनीकी संवर्धन द्वारा कृषि संबंध क्षेत्र का विकास किया गया। नवाचारों के बल पर भारत का 2018-19 का अनाज उत्पादन 281 मिलियन टन हो गया। वहीं दूध उत्पादन भी 190 मीट्रिक टन आया है। ICAR, NDRI, NDDB तथा नीति आयोग के सामूहिक नवाचार के बिना कृषि क्षेत्र में ये परिवर्तन संभव नहीं था। इसरो तथा IMD के नवाचारों से न केवल मौसम पूर्वानुमान अपितु भूमिगत संसाधनों, तूफान इत्यादि जानकारियों से कृषि क्षेत्र को सकारात्मक सहयोग दिया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय भंडारण रसीद प्रणाली, जेनेटिक इंजीनियरिंग तथा नवाचारी कृषि प्रणाली, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैविक कृषि ने कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया है। नवाचारों के दम पर ही भारत वर्तमान में 115 से ज़्यादा खनन क्षेत्रों से करीब 100 खनिजों का उत्पादन कर रहा है। साथ ही आपको अपतटीय खनिज खोज तथा अप्राप्ति के नवाचारी तरीकों से यह क्षेत्र विकास कर रहा है। देखिए अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र पूर्णतः नवाचारों पर ही निर्भर है। 10 वर्ष पूर्व विनिर्माण क्षेत्र में नवाचारों हेतु पूछा जाता था। 10 वर्ष पूर्व विनिर्माण क्षेत्र में नवाचारों हेतु पूछा जाता था क्या नवाचार करना चाहिए। अब पूछा जाता है किस गति से नवाचार करना चाहिए। तीव्र गति से नवाचार के बिना विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं हो सकता। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, डाटा माइनिंग, 3D प्रिंटिंग के उदय ने विनिर्माण क्षेत्र में काफ़ी क्रांति उत्पन्न कर दी है। निर्माण क्षेत्र में प्रक्रिया, उत्पादन, प्रबंधन तथा आपूर्ति प्रत्येक जगह नवाचार अपनी भूमिका निभाते हैं। हाल ही में 40 दिनों में बनाया गया पम्बन रेलवे पुल नवाचार विनिर्माण का उदाहरण है। देखिए अर्थव्यवस्था के तृतीय तथा चतुर्थ क्षेत्र में पूर्णतः नवाचारों पर आधारित है। स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर उद्योग, BPO तथा KPO क्षेत्र के नवाचारों ने न केवल अर्थव्यवस्था अपितु रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सेवा क्षेत्र की विश्व में धमक यहाँ इस क्षेत्र के नवाचारों के दम पर ही है। देखिए नवाचार तथा मानव जीवन यहाँ देखिए चिकित्सा क्षेत्र में STEM से जयपुर फूड DNA तथा RNA तकनीकी नवाचारों में चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाती है। जिन रोगों को पूर्व असाध्य माना जाता था उनका पूर्णतः उपचार संभव हुआ है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्री जल ऊर्जा OTEC तथा बायोमास जैसे नवीन ऊर्जा शोधों से न केवल ऊर्जा आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है अपितु मानव जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों ने कृषि क्षेत्र, मौसम विज्ञान, सूचना तंत्र, संचार प्रणाली तथा रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया है। नवाचारों के दम पर ही आज चक्रवात से पूर्व ही निवासियों को वहां से हटाया जाता है। वहीं पुनर्वास एवं सहायता कार्यक्रमों की निगरानी भी संभव हुई। आज एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने टैब से गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन निगरानी तथा सहायता करती है। मानव जीवन आज पूर्णतः नवाचारों से घिरा हुआ है। भारत में संचार क्रांति में आविष्कारों ने डिजिटल गाँव का सपना साकार किया। इसी से जनधन योजना जैसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, आधार जैसे सत्यापन एवं पहचान कार्यक्रम, भारत नेट कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि तथा स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा सेवाएं, विशेष प्रणाली से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था इत्यादि ने ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाया है। परिवहन क्षेत्र में हुए नवाचारों से आज दिल्ली मेट्रो जैसी कार्बन न्यूट्रल यातायात प्रणाली
प्रणाली की संकल्पना संभव हुई है, जहाँ बिना दुर्घटना तथा देरी के रोज 30 लाख लोग यात्राएं करते हैं। सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उड़ान, ई रिक्शा, ई बस, ई CNG प्रणाली, सड़क निर्माण प्रणालियों के नवाचारों ने न केवल परिवहन को बेहतर बनाकर आवागमन में तीव्रता तथा कुशलता प्रदान की है, अपितु अर्थव्यवस्था का भी आधार स्तंभ साबित हुआ है। लाखों लोगों को रोजगार तथा कृषि खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति को संभव बनाया गया है। फिर आपको आगे यहाँ क्या देखिए, नवाचारों ने न केवल विकास अपितु विकास की निगरानी को भी आदतन तथा पुरस्कृत बनाया। आज प्रगति, MyGov.in जैसे प्लेटफॉर्मों से सभी कार्यक्रमों की निगरानी तथा सुझाव आमंत्रण तीव्रता प्रभावी हुआ है। मनरेगा रोजगार लाभांश वितरण, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम की निगरानी तथा नियंत्रण संभव हो पाया है। अब जिला अधिकारीगण बिना किसी भागदौड़ के अपने कार्यालय में बैठे राज्य मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं केंद्रीय अधिकारी के साथ बैठक में भाग ले सकते हैं। नवाचारों जहाँ एक तरफ देश तथा दुनिया के मानव विकास, बौद्धिक विकास तथा जीवन के स्तर को उन्नत किया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां भी खड़ी की है। इंटरनेट रूपी नवाचार ने अपराध की नई प्रणाली साइबर अपराधों को जन्म दिया है। इससे विश्व की अर्थव्यवस्था को अरबों रुपए की चपत लग रही है। वहीं जीवन की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति गरिमा को भी खतरे में डाला जा रहा है। इसका खामियाजा उन देशों को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है जो तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं है। कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक, जैविक उन्नत फसल इत्यादि नवाचारों जैव विविधता एवं स्थानीय फसलों को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया। अंतरिक्ष के नवाचारों ने कैसलर सिंड्रोम की चिंता खड़ी की है। साथ ही अंतरिक्ष युद्ध की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। नवाचारों में अग्रणी देश नवाचार सुरक्षा, पेटेंट, कॉपीराइट आदि द्वारा गरीब देश एवं पिछड़े देशों के जीवन स्तर तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। संवाद के संचार नवाचारों ने इंटरनेट को जीवन का अंग बनाकर सामाजिक तारतम्यता को झकझोर दिया है। नवाचार विकास तथा जीवन में बदलाव हेतु अति आवश्यक है, परंतु नवाचारों में मानवीय मूलता नैतिकता का समायोजन किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा नवाचार त्रासदी भी बन सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि नवाचार को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए ताकि देश में नवाचार का वातावरण सृजित हो सके। भारत सरकार अटल नवाचार मिशन, नैनो टेक्नोलॉजी मिशन, बायोटेक्नोलॉजी मिशन तथा जैव प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए हैं। भारत में अभी भी नवाचारों पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.6-0.7% ही खर्च किया जाता है, वह भी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा तथा उसमें भी ज़्यादातर रक्षा उत्पादों पर। देश के सतत विकास के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को शिक्षण संस्थानों तथा उद्योगों के साथ मिलकर नवाचारों को बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ की बात से ये जो आपको लाइन है ये पूरी तरह से हट चुका है। एक पेज यहाँ पर नवाचारों को मिलकर बढ़ाना चाहिए सामान्य लिखा गया, तो यहाँ से ये चीज़ हट गया है। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि अच्छी बारें अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। देखिए स्कूल के मैदानों में वार्षिक कार्यक्रम के चौहर पर दिख रही थी। विभिन्न कक्षाओं की टीमें जमकर पूर्वाभ्यास में जुटी थी। सब में जज्बा था, अपनी टीम को शिखर पर ले जाने का जोश था, अपनी टीम का नाम रोशन करने का। पर यही जोश अचानक होश खोने लगा। पर क्या सद्भावनापूर्ण माहौल में दो टीमें बेहद कटुतापूर्ण तरीके से बहस करने लगी और धीरे सारा माहौल कलुषित होने लगा। माजरा यह था कि दो टीमें अपनी सीमाओं का कुछ अतिक्रमण कर बैठी थी, जिसका परिणाम हुआ कि इधर की गेंद उधर की खिलाड़ी इधर होने लगे थे। महज इतनी सी बात थी और विद्यालय परिसर में पूरा विद्यालय ही जुट गया। उस समय तो किसी तरह दोनों टीमों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया और अस्थायी और टिकाऊ समाधान शायद दिया नहीं था। इसे अनुभवी प्राचार्य महोदय ने अगले दिन ही एक आदेश जारी करके विभिन्न खेलों और कक्षाओं के मध्य मैदान का न्यायसंगत वितरण करा दिया। बस वह दिन था और आज का दिन तकरार तो छोड़िए, टीमों के बीच इतना प्यार और खुलापन है कि उसकी मिसाल प्राचार्य जी आज भी देते हैं। अच्छी पड़ोसी बनाते निश्चित रूप से यह बात स्वीकारने में कोई समस्या या संकोच नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह घरेलू नोकझोंक या मोहल्ले के तू मैं राज्य स्तर के राष्ट्रीय स्तर के संसाधन वितरण संबंधी विवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंध। अच्छी बातें हमेशा पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाती है। सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक क्रम में सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक क्रम में सीमा रेखाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। यदि भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा करें तो विष्णु पुराण में उल्लेखित है, यह उत्तर यत्र समुद्र
उत्तर समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणं हिमाद्रेश्च दक्षिणं वर्ष तद भारतीयत संतति, जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर, उस देश का नाम भारत है और भारतीय उसकी संतान है। अर्थात प्राचीन काल से भारत की भौगोलिक बारे निश्चित है, जो इस देश को एक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इकाई का रूप प्रदान करती है। उत्तर में देखिए उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में विशाल समुद्र भारत की प्राकृतिक एवं अस्थायी बाढ़ निर्मित करते हैं, जो सदियों से भारत की सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आध्यात्मिक चेतना को परिष्कृत होने और फलने फूलने का अवसर प्रदान करते रहे हैं। व्यक्तिगत या आंतरिक स्तर पर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बहुविध आयाम, निज, परिवार, समाज, कार्य क्षेत्र सभी में अपने कुछ उसूलदार नियम निर्धारित करता है, जिसके द्वारा बनी कुछ सीमाएं रेखाओं का अतिक्रमण ना तो निजी स्तर पर वांछनीय होता है और ना ही सामाजिक स्तर पर। यह आचार संहिता या संवैधानिक प्रावधान ही है जो समाज, व्यक्ति एवं समाज के संबंधों को नियमित एवं नियंत्रित कर एक बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास करते हैं। यदि मनुष्य की उसकी प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाया जाए तो यह पूर्णतः संभाव्य है कि वह न केवल स्वयं का संतुलन खो बैठेगा, अपितु सामाजिक तनाव, व्यावसायिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय आचार व्यवहार विशृंखल होते भी देर नहीं लगेगी। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में तो कार्य विभाजन, नियंत्रण तथा सीमा निर्धारण का महत्व और भी अधिक प्रासंगिक है, चाहे वह सरकारी विभागों के पारस्परिक संबंध हो या विभिन्न अंतर्राज्यीय मुद्दे। अच्छी बातें हमेशा विवादों को सुलझाने और विवादों उत्पन्न ही न होने देने का महत्वपूर्ण काम बखूबी निभाती है। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न मंत्रिमंडल सदस्यों के मध्य कार्यों का बंटवारा हो या प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य आवंटन, पूर्व निर्धारित सीमाएं न केवल कार्य संपादन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाती है, बल्कि समक्ष पड़ोसियों से व्यक्ति एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की नींव भी रखती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पना ही बाड़ों के निर्धारण पर टिकी है। विभिन्न पड़ोसी एवं दूरस्थ राष्ट्रों के मध्य संबंध के उनकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति से ही नहीं अपितु बहुत हद तक उनकी बाड़ों से भी निर्धारित होते हैं। भारत चीन संबंध, भारत पाक संबंध, अफगानिस्तान पाक संबंध, चीन जापान संबंध, इजराइल फिलिस्तीन संबंध, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संबंध जैसे पड़ोसियों के संबंधों के निर्धारण में सीमाएं कितनी महत्वपूर्ण घटक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उपयुक्त देशों के पारंपरिक संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कितना अहम प्रभाव है, यह जाहिर ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पड़ोसी देशों की सरकारों के संबंध सुधार के सकारात्मक प्रयास अक्सर सीमाओं के विवादों के सामने दम तोड़ते प्रतीत होते हैं। ये दो पड़ोसी राष्ट्रों या राज्यों की अच्छी बातें ही है जो उनके संबंधों का स्थायित्व और परिपक्वता का सप ले जाती है। यूरोप में प्राय सीमा विवादों का ना होना ही है, जिसके कारण यूरोप के 2 दर्जन से अधिक राष्ट्र आज यूरोपियन यूनियन EU नाम के विरुद्ध छाते की तरह चैन की बंसी बजा पा रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि का सहारा लेने पर ज्ञात होता है अच्छी बात पड़ोसियों के मध्य अच्छे संबंधों की बड़ी शर्त रही है। प्राचीन काल में भारत चीन के मध्य बेहतर सांस्कृतिक संबंधों का बड़ा कारण हिमालय के रूप में प्राकृतिक प्रहरी का तैनात होना था। मंगोल आक्रमणों से भारत के बचाव का कारण भारत की भौगोलिक स्थितियां रही है। आधुनिक भारत में नेहरू का पंचशील सिद्धांत हो या गुजरात डॉक्ट्रिन का सभी पड़ोसी देशों के मध्य एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान, हस्तक्षेप और अनातिक्रमण पर ही आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ये बातें ना होती तो विश्व का इतिहास है अधिक विध्वंसात्मक, विनाशपूर्ण, बर्बर और अव्यवस्थित होता। धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक स्तर पर गौर करें तो सभ्यता का विकास क्रम इस बात का गवाह है कि धार्मिक सहिष्णुता एवं सांप्रदायिक सद्भाव जैसी उदात्त संकल्पना तभी मूर्त रूप ले सकती है जब दो पड़ोसी धार्मिक समुदाय के मध्य संबंधों में कुछ स्वनियंत्रित नियम एवं आत्मानुशासन की व्यवस्थाएं हो। परस्पर सद्भाव स्थापित करने के व्यवहारिक तौर पर जरूरी है कि धर्म संप्रदायों की स्वतंत्रता का नियमन भी हो ताकि वे दूसरे समुदाय की निष्ठा एवं परस्पर सौहार्द के खतरा न बन पाए। यदि सभी संप्रदाय अपने अधिकारों को उपभोग करने के साथ अपनी सीमाओं को भी समझे तो सांप्रदायिक वैमनस्य, दंगे, फसाद, अशांति, अव्यवस्था जैसी स्थितियां उत्पन्न ही ना हो।
देखिए यहाँ पे फिर कहा गया कि योर लिबर्टी, देखिए योर लिबर्टी इन वेयर माई नोज बिगिंस, योर लिबर्टी इन वेयर माई नोज बिगिन। अच्छी बातें हमेशा अच्छे पड़ोसी बनाती आई है, बना रही है और बनाती भी रहेगी। पर यहाँ सवाल ये भी, पर यहाँ यह सवाल भी मौजूद है, क्या अच्छे पड़ोसी तभी बन सकते हैं जब उनके बीच अच्छी और मजबूत बातें ही हो। क्या अच्छे पड़ोसी बनने की अच्छी बातें या सीमाएं निर्धारित करना अपरिहार्य है? शायद नहीं। देश और विश्व व्यक्तिगत देश और विश्व व्यक्तिगत व्यक्ति और समाज सभी जगहों पर तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ बिना बालों की पड़ोसी के मध्य परस्पर मित्रतापूर्ण और भ्रातृत्ववत संबंध विकसित हुए। अमेरिका, कनाडा हो या ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड हो या भारत, नेपाल, बिना आर्थिक अवरोधों और मुक्त आवागमन के बावजूद उक्त देशों के मध्य संबंध अक्सर उन देशों से कहीं बेहतर दृष्टिगोचर होते हैं जिनके बीच बहुत बड़ी बड़ी और अवैध बाड़े हैं। आज भी संयुक्त परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार जैसी संकल्पनाओं में कृत्रिम बाड़ों का खोखलापन उजागर होता रहा। गाँव और कस्बों में छतों से जुड़ी छतें और आपस में जुड़े घर प्यार के एहसास को जीवंत बनाए हुए हैं। प्राय देखा जाता है कि ऐसे राष्ट्र जो बहुत सांस्कृतिक एवं बहुत धार्मिक है, उनमें सहिष्णुता, सौहार्द एवं सद्भाव उन राष्ट्रों की अपेक्षा कहीं अधिक है जो विशेष तौर पर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल विशेष की पहचान पर स्थापित किए गए हैं। बल्कि इससे जुड़ा एक और सवाल प्रासंगिकता समीचीन है कि क्या बाढ़ अच्छे पड़ोसी के संबंधों के लिए वांछनीय है या भी नहीं, है भी या नहीं। हमारी संस्कृति तो सदैव अतिथि देवो भव एवं वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करती रही है। अहे नीज, देखिए यहाँ पर क्या, अहे नीज परोवेति गणना लघु चेत साम, अहे नीज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चेताना तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात तेरा सो मेरा का दर्शन आत्मसात करने वाली यह संस्कृति गांधी, टैगोर, विवेकानंद और नेहरू की विचारधाराओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्श रूप में मुखरित होती रही है। गांधी ने हिदायत देते हुए लिखा है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखो ताकि वे सुरक्षित रहे, पर उनकी खिड़कियां खुली रहने दो ताकि बाहर की खुली और स्वच्छंद हवा भीतर आकर तुम्हें बाहरी जगत से परिचित करा सके। सच पूछे तो अक्सर बाहरी पड़ोसियों के सौहार्दपूर्ण प्रेम और के मध्य बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अंतक्रिया निश्चित रूप से सीमाओं के अवरोधों से बाधित होती है। यह बारों की अनुपस्थिति का ही कमाल था कि पुराने समय में एक देश के व्यापारी अपनी भाषा, संस्कृति, जीवन से धर्म सभ्यता को साथ लिए एक देश से दूसरे देश से भ्रमण कर पाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के मध्य संबंध हो या प्रवासी भारतीयों का सुरीनाम, गुयाना, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद या टोबैगो में बसना, भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व में प्रसार हो या बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार, स्वतंत्र और निर्द्वंद विचरण सभ्यता एवं संस्कृति का संभाग बन उसका विकास करता रहा है। लेकिन यदि हम कुछ क्षणों के लिए इन कृत्रिम एवं मानव निर्मित सीमाओं से परे जाकर सोचें तो हम एहसास कर पाएंगे कि इन बारों ने पड़ोसियों के अच्छे संबंधों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव भी डाला है। एक दार्शनिक सवाल यह भी कि आखिर अभिमानी महाबली मानव को यह हक किसने दिया कि वह विश्व के मानवों के विराट संसार में ही अनावश्यक दीवारें खड़ी करे, जो मानव के बीच पारंपरिक, स्वतंत्र एवं उन्मुक्त संपर्कों में स्पष्ट रुकावटें बन जाती है। एक मनुष्य जो भारत में पैदा हुआ है, अगर वह क्लास जाना चाहता है तो पासपोर्ट वीजा की बाधाएं क्यों। बाढ़ के एक और खनिज पदार्थों और फसलों का अधिक हो तो दूसरी और मानव रोटी, पानी और संसाधनों की कमी से बिगड़ा रहे हो। एक और पड़ोसी के पास नहाने और बिखेरने के लिए पानी है, दूसरा पड़ोसी पीने तक के लिए पानी की कमी से जूझ रहा है। एक और पेट्रोल की नदियाँ बढ़े तो बाढ़ के दूसरी ओर के लोग आसमान छूते दामों में पेट्रोल खरीदने को मजबूर है। क्या यह असंभव है कि बाढ़ की एक और हिंदी बोली जाती है और दूसरी ओर उर्दू। एक और प्रेमचंद उपन्यासों की महक हो तो दूसरी ओर शहादत हसन मंटो की कहानियों का जादू। हमें नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति और जीवन कुछ कृत्रिम बारों से संकुचित होकर नहीं सिमट सकते। कुछ मूल्य साहित्य, संस्कृति, कला, भाषा, संगीत, रहन सहन सरहदों से परे होते हैं और मानव जीवन को अधिक रोचक और जीवंत बनाते हैं। ऋग्वेद का हम देखें क्या, ऋग्वेद का एक लोकप्रिय सूक्त है आर्नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत। विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार मेरी ओर आए। पर यहाँ ध्यान देना होगा कि ये श्रेष्ठ विचार तभी हमारी ओर आ पाएंगे जब हम अपने घर की खिड़कियाँ दूसरे के विचारों के आगमन के लिए खोलकर रखेंगे और कृत्रिम बारों के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। किसी शायर ने इसी भावना को प्रतिबिंबित करते हुए लिखा था, कमर उर्दू की खिड़ते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, गजल को बांटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में।
और देखिए यहाँ पे यद्यपि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अच्छे पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए अच्छी बाड़े लगाना ही एकमात्र उपाय नहीं है। अच्छे पड़ोसी तभी हो सकते हैं जब बाड़े हो ही नहीं, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नयन एवं विकास भी तभी संभव है जब पड़ोसी शांत एवं पड़ोसी से आपके संबंध सौहार्दपूर्ण हो। दोनों के पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द में कोई खलल पड़े या कोई विवाद उत्पन्न हो, उससे कहीं बेहतर है कि समझदारी का परिचय देते हुए अच्छी सीमा रेखाओं का निर्माण कर लिया जाए, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का नियमन एवं व्यवस्थापन बेहतर ढंग से हो सके। अच्छी बात अच्छे पड़ोसी बनाती रहेगी और उनके पारस्परिक संबंधों की ऊर्जा का एक ऐसा दौर आएगा जब दोनों पड़ोसी मिलकर स्वेच्छा से उस बाड़ को हटाकर जब दोनों पड़ोसी मिलकर स्वेच्छा से उस बाड़ को हटाकर गले लग जाएंगे। अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पे अधिकार आधारित दृष्टिकोण सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं होती है, उसकी विशिष्ट आकांक्षाएं होती है, जीवन के प्रति एक स्वतंत्र दृष्टि होती है। उन प्रतिभाओं को क्षमताओं में परिवर्तित करने के लिए अपने मूल्यों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं का विकास करने के लिए व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होना आवश्यक है, तभी वह स्वयं के लिए संतुष्टि पा सकता है एवं समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अधिकारों की उपस्थिति में ही व्यक्ति के उत्तरदायित्व का विकास हो सकता है। वो अपनी क्षमता एवं रुचि के क्षेत्र में कार्य करके समाज का अधिकतम कल्याण कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट अधिकार आधारित दृष्टिकोण व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास हेतु कुंजी बनकर उभरता है। इस आलेख में विशेषतः सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण में अधिकार सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण अधिकार आधारित दृष्टिकोण के विकास पर प्रभाव का समीक्षात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिकारों के संकेंद्र का वर्चस्व दिखता है। राजा के पास व्यापक अधिकार होते थे तथा राज का क्षेत्र जनता के अधिकारों का स्थान पर राजा द्वारा निर्धारित होता था। उदाहरणतः औरंगजेब का समय धार्मिक अधिकारों की यहाँ तक कि सामाजिक अधिकारों पीरी मुराद प्रथा की स्थिति अलग थी एवं अकबर के समय अलग। आर्थिक अधिकारों यथा लगान की दर का निर्धारण भी राजा के द्वारा होता था। इस पर जनता की राय शायद ही कभी कहीं ली गई हो। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद की आलोचना तत्कालीन लेखकों ने की, परंतु इस आधार पर नहीं कि दिल्ली की जनता की राय क्यों नहीं ली गई। विशेषाधिकारों, दैवीय शक्तियों तथा कोई धार्मिक सामाजिक अंधविश्वासों के कारण ऐतिहासिक रूप से जनसाधारण के अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण को राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं समाज कहीं पर भी उचित स्थान नहीं मिला। दूसरे परंपरागत भारतीय चिंतन में भी यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की विविधता को मुंडे मरती बिना तानी विषय प्रयोजते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भिन्न होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के विवेक द्वारा कार्य करता है, ऐसा बोलकर मान्यता दी गई। तथापि व्यवहार में लोक कल्याण को ही प्रजा का कर्तव्य माना गया, लोक अधिकारों को नहीं। बुद्ध काल से वैशाली जैसे गणतंत्रों की उपस्थिति लोक अधिकारों के सम्मान की परंपरा का घोतक है, हालांकि अपवाद स्वरूप ही थे। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से परिणाम आधारित सुधारात्मक दृष्टिकोण को राजा की करुणा एवं सहानुभूति को आर्थिक विकास का पैमाना माना गया। देखिए सामाजिक दृष्टि से अनुशासन, कुटुंब जाति तथा समाज के नियमों का अनुपालन त्याग तथा समानता आदर्शों को अधिकारों को ऊपर वरीयता मिलती रही। समकालीन चिंतन में उपयोगिता द्वारा अधिकार आधारित दृष्टिकोण का स्थान पर प्रबुद्ध शासक वर्ग द्वारा अधिकतम लोगों के अधिकतम हित को नैतिकता का पैमाना माना गया। दूसरी ओर कांट के व्यक्ति को साध्य मानने के सिद्धांत में अधिकार केंद्रित तत्व बनकर उभरते हैं। व्यक्ति बहुमत के लाभ का साधन नहीं बनना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा भी प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर के अंश को अस्वीकार किया गया है। पर भारतीय चिंतन के अनुरूप ही गांधी दर्शन में भी अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर उपभोग के स्थान पर संयम का अधिक जोर है। अब देखिए सामाजिक आर्थिक विकास में अधिकारों केंद्रीय भूमिका के जिन तत्वों ने सर्वाधिक प्रबलता से स्थापित किया वे हैं लोकतंत्र, उदारवाद, साक्षरता का स्तर। देखिए अब हम पहले सामाजिक विकास में अधिकारों की वर्तमान स्थिति, अधिकार केंद्रित दृष्टिकोण के लाभ एवं हानि एवं आगे के लिए सुझावों का अवलोकन करेंगे। तदनंतर आर्थिक विकास पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण एवं कुटुंब आधारित व्यवस्था से नगरीय एकाकी समाज में परिवर्तन ने सामाजिक विकास में अधिकारों का महत्व केंद्र में ला खड़ा किया है। विवाह को आजीवन निभाने के कर्तव्य का स्थान पर तलाक के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। हाँ, बच्चों पर हाथ उठाने को उनके अधिकारों का उल्लंघन कर दिया जा रहा है।
अस्पष्ट अधिकार सामाजिक विकास के केंद्र में आते जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से इससे कई लाभ तो हुए हैं। जाति आधारित असमानता जिसमें अधिकारों को वर्षानुगत होने के कारण सामाजिक विकास अवरुद्ध हो गया था, पर वह कमजोर हुई। दूसरे लिंग आधारित असमानता जैसे कि पुरुष के पास तलाक, द्वितीय विवाह के अधिकार थे, परंतु महिलाओं के पास नहीं। इसके अंत से भी समावेशी सामाजिक विकास को बल मिला है, जिससे सामाजिक पाखंडों, मान्यता एवं अंधविश्वास के कारण सामाजिक विकास का अवरोध हो रहा था, उसमें भी प्रभावी कमी आई। 18वीं सदी के भारतीय समाज में समुद्र यात्रा को धर्म भ्रष्ट होना मानते थे। कर्मकांडों का बहुत प्रभाव था, विधवाओं को अपवित्र समझा जाता था। पता नहीं कितने भारतीय वास्को डी गामा सामाजिक प्रतिबंधों के कारण कभी भारत से बाहर जा ही नहीं पाए होंगे। उसके पास प्रतिभाएं थी, रुचि थी, मगर अधिकार नहीं थे। सामाजिक निगरानी के आगे वे असमर्थ थे। पता नहीं विधवाओं पर हो रहे अत्याचारों के भय से कितने लोगों ने अपनी कन्याओं की हत्या की। कर्मकांडों के भय से सामाजिक सुधारों वैज्ञानिक खोज जो कि प्राय पौराणिक मान्यताओं के विपरीत जाती थी को अभिव्यक्त नहीं किया गया। परिणाम सोने की चिड़िया उपनिवेश बन गया। उदारतम हिंदू धर्म मजाक बन गया था। हमें समाजवाद का शिकार होना पड़ा। यद्यपि अधिकार आधारित सोच सामाजिक विकास पर कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। अधिकारों पर अत्यधिक तथा कर्तव्यों पर अति अल्प ध्यान संघर्ष को जन्म दे सकता है, जैसा कि तलाक के बढ़ते मामले बता रहे हैं। दूसरे अधिकार आधारित दृष्टिकोण कई बार दूरगामी सामाजिक सुधार में बाधक बन जाती है। शाह बानो 1986 में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम समाज को अपने स्वयं तय करने का अधिकार दिए जाने का परिणाम 3 तलाक जैसी गैर इस्लामिक कुप्रथा के जारी रहने के रूप में हुआ। ध्यातव्य है कि कुरान के अनुसार 3 तलाक पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि अवधि की न्यूनतम सीमा, अनंत अधिकार आधारित सामाजिक विकास उपभोगवाद की ओर जा सकता है, तथा समाज में नैतिक मूल्य, विशेषता, त्याग तथा अनुशासन के महत्व में कमी आ सकती है। इसी प्रकार आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी अधिकार आधारित दृष्टिकोण देखा जा सकता है। वंशानुगत व्यवसाय का स्थान व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकार, मूलभूत जीवन की सुविधाओं तथा यथा भोजन का अधिकार आदि का बढ़ता महत्व इस ओर इशारा कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1921 के विशाल तथा गरिमामय जीवन में अनेक अधिकारों यथा स्वास्थ्य, निजता, जानकारी, भौतिक और स्वतंत्रता, पर्यावरण आदि का समावेश करके अधिकार आधारित विकास की भावना को बल दिया गया है। भारत सरकार अधिकाधिक रूप से कल्याणकारी एवं आर्थिक योजनाओं में करुणात्मक दृष्टि का स्थान पर अधिकारात्मक दृष्टि का प्रयोग किया जा रहा है। मनरेगा द्वारा रोजगार का अधिकार, जनधन योजना तथा वित्तीय समावेशन का अधिकार, न्यूनतम वेतन अधिनियम आदि कुछ प्रमुख आर्थिक विकास के संदर्भ उदाहरण है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण द्वारा आर्थिक विकास के संदर्भ में अनेक सकारात्मक सुधार किए गए हैं। प्रथम तो वंशानुक्रम के स्थान पर अधिकार एवं योग्यता आधारित अर्थव्यवस्था ने दक्षता एवं नवाचार बढ़ाने का कार्य किया है। दूसरे उपभोक्ताओं को अधिकारों का हस्तांतरण ने उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की संस्कृति का सुधार किया है। तीसरे हाशिए पर आर्थिक समूह यथा किसानों को संख्या बल के आधार पर केंद्रीय स्थान पर आने का अवसर मिला है। चौथे रोजगार के अधिकार कारण ग्रामीण गरीबी एवं ऋण ग्रहता में निर्णायक कमी आई है। अंताधिकारों के जनसमाज तथा स्थानांतरण कारण नौकरशाही की अभिवृद्धि सकारात्मक विनम्र हुई है। तथापि यह ध्यान आवश्यक है कि सामाजिक क्षेत्र की तरह यहाँ भी अधिकारों पर अत्यधिक विभिन्न आर्थिक समूह के मध्य संघर्ष, संसाधनों के अत्यधिक विदोहन, प्रदूषण आदि कारण न बने। निष्कर्ष अधिकार आधारित दृष्टिकोण जो कि लोकतंत्र के द्वारा पुष्पित हुआ एवं उदारवादी प्रगतिशील चिंतन द्वारा प्रलवित हुआ सामाजिक आर्थिक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जनसाधारण का लगातार प्रशिक्षण एवं जनजागृति भी आवश्यक है, ताकि वे इन अधिकारों का प्रयोग कर सके तथा इनसे अनिवार्य रूप से संबंध कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। अंतर सामाजिक संस्थाओं आर्थिक नीतियों एवं सरकार का कर्तव्य है कि प्राचीन राजशाही आधारित ऊपर से नीचे की नीति का स्थान पर लोकतांत्रिक नीचे से ऊपर के आदर्श पर अपने आदर्श योजनाओं को पुनर्गठित करे। यह अधिकार एवं दायित्व दोनों को नैसर्गिक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में स्थापित करेगा। फिर देखिए मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति देखिए एको बहुश्यामी, मैं एक से अनेक में विभक्त हो जाऊँ। ईश्वर इस संकल्प ने सृष्टि का रचना को संभव कर दिखाया। हरितिमा युक्त भू प्रदेश से लेकर हिमाच्छादित उत्तंग श्रृंगों तक कल प्रवाहमान जलधारा की चंचलता से लेकर पठार मरुस्थलों के नीरव मौन तक सब कुछ क्षण भर में तैयार हो गया। किंतु एक कृति ऐसी थी जिसके लिए क्षण पर्याप्त न होता। ईश्वर को पूर्ण तन्मयता के साथ जुटना पड़ा। हर एक पक्ष को विविधता देनी
पड़ी और जब वह कृति मानव तैयार हो गई तो ईश्वर क्षीर सागर में विश्राम करने एवं गौर रविवार को अवकाश लेकर निश्चिंत हो गया, क्योंकि अब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना भावी नियंता को रच चुका था। मानव जिसे देखकर अच्युतानंद पंत ने लिखा, देखिए मानव जिसे देखकर सुंदरानंद पंत लिखा, सुंदर है सुमन है विहग सुंदर, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। देखिए श्रेष्ठता एक सुंदर तो श्रेष्ठता एक तुलनात्मक पैमाना है, किंतु यह पैमाना सिर्फ पर तक ही सीमित नहीं रहा वरन स्व को भी समाहित करता है। अर्थात अगर सर्वश्रेष्ठ का पद हासिल करना है तो अपने हर बीते दिन से बेहतर होता है। जो इस संघर्ष में विजयी होता है कि वही यह पदवी धारण कर पाता है एवं मानव इसमें खरा उतर रहा है। देखिए व्यवहारिक धरातल पर उतार कर श्रेष्ठता के कुछ पहलुओं को निर्धारित करें तो साहस समन्वय की भावना, स्वयं पर विश्वास, जिजीविषा, अदम शक्ति, इन गुणों पर जिस किसी का भी अधिकार होता है वह हर परिस्थिति, हर प्रश्न, हर संकट के समक्ष अटल खड़ा रहता है। ये देखिए एवं विजय प्राप्त कर सबसे सिद्ध होता है एवं मानव ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध भी किया। कभी आदि प्रदेशों में भीगे नयनों से प्रलाप करना मानव आज मंगल तक की यात्रा अपने ज्ञान साहस के बल पर संभव कर पाया है। कभी वन गुहा में अपना निवास ढूंढने वाला मनुष्य आज स्मार्ट शहर की संकल्पना को साकार कर रहा है। यह बात ठीक है कि आदिम सभ्यता की शुरुआत ही पारस्परिक संघर्षों के साथ हुई थी, किंतु धीमे धाम एक समझ विकसित कर उसने समन्वय से रहना प्रारंभ कर किया और आज समावेशी विकास धारणीय विकास कृतियों को उसने अपना लक्ष्य बनाया। सर्वश्रेष्ठता की अगली कड़ी का परिचय मानव की जिजीविषा के रूप में है। प्रकृति का हर रहस्य को जानने की इच्छा ने उसे शून्य से संपूर्ण तक की यात्रा करवाई। इधर इसी जिजीविषा ने कण कण से लेकर प्रभाव तक के रहस्य को खोलने की सामर्थ्य उसे प्रदान की। अपने इस ज्ञान कौतूहल की बदौलत आज मनुष्य सर्वज्ञता की श्रेणी के करीब पहुंच गया तथा यह कहने का सामर्थ्य पाया है कि नाना प्रभु शक्ति नहीं मांगूंगा तुमसे अर्जित करूंगा लड़कर झगड़कर, नाना प्रभु शक्ति नहीं मांगूंगा तुमसे अर्जित करूंगा लड़कर झगड़कर। सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने की यात्रा इतनी भी सहज नहीं होती। सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने की यात्रा इतनी विशाल सहज नहीं होती। जिस ईश्वर ने इतनी कृतियों को जन्म दिया है वह बिना परीक्षा किसी को सर्वोच्चता का तमगा नहीं देता। इसलिए कभी सुनामी के रूप में तो कभी ज्वालामुखी के रूप में, कभी अकाल महामारी के रूप में तो कभी प्रलय, कभी बाढ़ के रूप में चुनौतियाँ पग पग पर मनुष्य के सामने आती रही, किंतु अपनी शक्ति सूझबूझ एवं साहस को उसने इन सब पर विजय पाई। जहाँ डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी विलुप्त हो गए वहीं नन्हा मानव पग पग भरता हुआ न केवल अपना अस्तित्व बचाने में समर्थ सिद्ध हुआ बल्कि उसने अधिक बेहतर दुनिया को संभव बनाया। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को देखकर निराला ने कहा, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। इन गुणों के संपुट ने मनुष्य को सर्वोच्चता के शिखर तक पहुंचाया था। आज वह इस स्थिति में है कि भाग्य पुनर्जन्म के फल ईश्वर की दया नहीं वरन वह स्वयं अपने मार्ग का निर्माण करता है। जहाँ निर्जीव इकाइयाँ सिर्फ अपनी सौंदर्य बोध पर ही इतराती जड़ हो चुकी है तथा शेष सजीव इकाइयाँ जन्म मरण के मध्य के समय को सिर्फ भोजन की तलाश में ही बिता रही है। वही मानव इन सबसे ऊपर अपनी विकास यात्रा को प्रवाहमान बनाए हुए हैं। उसकी यही चेतन युक्त गतिशीलता उनसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, जिसकी स्तुति स्वयं देवगुण करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सर दुर्लभ, देखिए सर दुर्लभ या ग्रंथिन गावा। किंतु देखिए यहाँ पर क्या किंतु मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता निर्वाध चाहे हो किंतु निष्कंक नहीं। यदि इसमें समन्वय की मणि सुशोभित है तो आतंकवाद रूपी भुजंग भी मनुष्य के कंठ को जकड़े हुए हैं। चाहे विकसित समाज के नव प्रतिमान प्रतिदिन गढ़े जा रहे हो, पर गरीबी रूपी अभिशाप को हम मिटा नहीं पाए हैं। नारी पर अत्याचार, वंचितों का शोषण, राष्ट्रों के वैमनस्य, परमाणु हमले का भय, प्रकृति को दासी के समान समझ का व्यवहार, यह सब भी इसी सर्वश्रेष्ठ मानव की ही कुटिलताएं हैं। चाहे ज्ञान सर्वश्रेष्ठता के सिंहासन कितना ऊंचा क्यों ना कर दे, पर विवेक का अभाव उसे बार बार नीचे गिरा देता है। इन्हीं विरोधाभासों ने बार बार मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता पर प्रश्न लगाए हैं। दूर तारों से क्या है संपर्क, लेकिन पर पड़ोसी से ना हम हंस बोल पाएं। दूर तारों से क्या संपर्क, लेकिन पर पड़ोसी से ना हम हंस बोल पाएं।
देखिए अस्पष्टता सर्वश्रेष्ठता के संघर्ष मानव ने एवं हर कृति को कोसों दूर छोड़ चुका है। उसका मुकाबला यदि है तो वह स्वयं से, चाहे ज्ञान विज्ञान तकनीक समृद्धि में वह हर दिन पीछे से बेहतर बनता रहे। पर जब तक वह स्वयं की ईर्ष्या कुटिलता भय से नहीं जीतेगा, तब तक वह सर्वश्रेष्ठता के सिंहासन पर उसका राजभिषेक संभव नहीं होगा। अतः यदि मनुष्य को उस मुकाम को हासिल करना है तो उसे समझना होगा पूर्व चरण के बटो देखिए यहाँ पर क्या कि पूर्व चरण के बटो ही बाट की पहचान कर ले। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस सीख का सम्मान करो पूर्व चढ़ने के बटो ही। फिर आगे देखिए जब धन बोलता है, देखिए अगला लास्ट में हम देखिए क्या, जब धन बोलता है तो सत्य मौन रहता है, जब धन बोलता है तब सत्य मौन रहता है। देखिए मानव सभ्यता का सतत विकास उसको अदम जिज्ञासा उत्कट उत्साह जीविका निरंतर उन्नति की भूख एवं आशावाहिता का परिणाम है। सभ्यता और संस्कृति इस विकासमान क्रम में समय समय पर नए मूल्यों का राज, पुराने मूल्यों का विस्थापन और उनमें परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है कि अनुरूप ही युग की आवश्यकताओं परिस्थितियों दार्शनिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक कारकों के अनुरूप ही समकालीन समाज का दृष्टिकोण और जीवन दर्शन विकसित होता रहा है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में धन के प्रत्यय को तेजी से बढ़ता प्रबल हो या कभी अकाट या अपरिवर्तनीय रहे, सत्य के शाश्वत मूल्य के मौन हो जाने तक परिस्थिति उत्पन्न हो जाना इसी विकास की प्रक्रिया से उपजे परिणाम है। भारतीय जीवन दर्शन में धन और सत्य दोनों धारणा प्राचीन काल से पर्याप्त महत्व रहा है। तथापि निवृत्ति त्याग तितिक्षा संयम संन्यास को भोग विलासिता पर वैधता दिए जाने का धन पर सत्य एवं नैतिक मूल्यों को वैधता दिए जाने की यहाँ परंपरा रही है। परंतु वेद में तो व्यवहारिक तथ्य को स्वीकारते हुए यह भी लिखा है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। अर्थात जब धन बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। सत्य तभी बोलता है जब धन उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। देखिए यहाँ पे एक और जहाँ भारतीय परंपरा सत्य के मूल को सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोच्च मानती है, वहीं इसे मन वचन एवं कर्म में अद्वैत का स्तर तक निश्चित आकार एवं अपरिवर्तन दर्जा देती है। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, देखिए सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। देखिए लोक जीवन में भी सांच को आँच नहीं, जैसी कहावतें मूल और आम जनजीवन के भीतर तक समाये हुए हैं। मुंडक उपनिषद में उल्लेखित सत्यमेव जयते आज गणतंत्र भारत का आदर्श वाक्य है, जो भारतीय दर्शन और जीवन की अभिव्यक्ति ही है। वैदिक दर्शन से लेकर जैन एवं बौद्ध दर्शन तक, इस्लाम ईसाई धर्मों से लेकर सिख गुरुओं तक सत्य का सनातन महत्व और सर्वस्ता समान रूप से स्वीकार रही है। भले ही वे पांच महावर्त में हो या धर्म के 10 लक्षण, सत्य सभी मूल्यों में अति महत्वपूर्ण मूल्य स्वीकृत किया गया है। देखिए धृति क्षमा दमो अस्ते, देखिए धृति क्षमा दमो अस्ते, सोच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोध दशक धर्म लक्षणाम। सभ्यता के विकास के क्रम में जब मनुष्य एकाकी से सामुदायिक होने लगा और समूह परिवार समुदाय समाज जाति नस्ल जैसे सामूहिक तत्व विकसित होने लगा, तो मनुष्य का परस्पर विचार विनिमय और अंतक्रिया प्रारंभ हुई। इस बढ़ती सामाजिक अंतक्रिया के साथ परस्पर वस्तु विनिमय और फिर आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ ही मुद्रा या धन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। फलतः धन के महत्व में वृद्धि होती गई। धीरे धीरे अंतक्रिया राष्ट्रीय परिधि से बाहर निकल कर महाद्वीप एवं विश्व के स्तर पहुँचने लगी। इसके साथ ही बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण आवागमन रहन सहन जीवन स्तर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता एवं केंद्रीय आवश्यकता बनकर उभरने लगी। संसाधनों पर अधिकार की ओर साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद जैसे शोषणकारी प्रयास, बाजार की आवश्यकता, कच्चे माल की आवश्यकता जैसी स्थितियाँ इसी आर्थिक विकास के स्वाभाविक परिणाम है। यूरोप में हुई क्रांति के बाद तो युग दर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और अर्थ का तत्वबोध वैश्विक एवं आंतरिक जीवन का सबसे प्रमुख निर्धारक बनने लगा। पश्चिमी पूंजीवादी और उदारवादी संस्कृति विकास का प्रभाव पूरे विश्व में पर्याप्त मात्रा में पड़ा और विश्व भर के मूल्यों में नैतिक स्तर पर परिवर्तन आने लगा। आधुनिक विश्व वैश्विक उदारीकरण और आर्थिक विकास का युग है। इस युग में अर्थ या धन अपनी अकूत शक्ति के बल पर पूरी सभ्यता एवं व्यवस्था का केंद्रीय तत्व बनकर उभर रही है। अर्थव्यवस्था आधारित इस युग में स्थिति यह है कि राजनीति समाज धर्म अध्यात्म अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर्यावरण ज्ञान विज्ञान जीवन दर्शन सभी अर्थ एवं धन के निर्देशों के अनुरूप व्यवहार करने लगे हैं। धन के बल पर आज पारिवारिक स्तर पर संबंधों, सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा, राजनीतिक स्तर पर शक्ति, आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव, नैतिक स्तर पर सहमति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को न केवल प्रभावित किया जा रहा है अपितु उन्हें लगभग खरीदने की ताकत रखने जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी है।
यद्यपि सत्य के मूल्य को दबाना या मौन रहने पर विवश करना पूर्णतः संभव नहीं है, फिर भी आज की वास्तविक परिस्थितियों में यह नाम मानना वस्तुतः सत्य से मुँह छुड़ाने जैसा ही होगा कि जब धन बोलता है तो सत्य मौन रहता है। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर देखें तो समाज के नैतिक मूल्यों में आए क्षरण के परिणाम स्वरूप अब सामाजिक प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त होती है जिसके पास अधिक धन हो। धनी व्यक्ति के विचार उसकी बातें समाज में ध्यानपूर्वक सुनी जाती है तथा उसे प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। निर्धन व्यक्ति भले ही कितनी अर्थपूर्ण सत्य एवं उदात्त बातें कहे, उसे समाज में द्वारा पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। किसी शायर ने यहाँ तक कहा है कि जिसके आंगन में अमीरी का सजा लगता है उसके हर एब जमाने को न लगता है। देखिए, जिनके आंगन में अमीरी का सजा लगता है उनका हर एब जमाने को होने लगता है। राजनीतिक स्तर पर तो धन एवं सत्ता के बल पर सत्य का मुंह बंद करने के असंख्य उदाहरण दिन प्रतिदिन हमारे समक्ष उपस्थित होते ही हैं। धन के बल पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार, चुनाव में धांधली, मतदाताओं का मत खरीदना, पार्टियों पर अनुचित प्रभाव, कॉर्पोरेट लॉबिंग, पेड न्यूज जैसी समस्या लोकतंत्र के उदात्त मूल्य की सत्यता और विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े कर देती है। एक धनी व्यक्ति पर चुनाव प्रचार पर अधिक खर्च एवं पार्टी के फंड में अधिक दान कर सफलता प्राप्त करने की पर्याप्त संभावनाओं से युक्त हो जाता है। वहीं वह मीडिया समूह के स्वामियों से सांठ कर अपने पक्ष को पुष्ट करने वाली खबरों को अधिक महत्व तथा अपने विरुद्ध चलने वाली सत्य खबरों को रुकवाने से भी बाज नहीं आता। हाल ही में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार चैनल के 2 संपादकों का एक उद्योगपति एवं सांसद के विरुद्ध खबरों को दबाने के मामले में हुई गिरफ्तारी का प्रकरण हो या हाल ही में गैंग रेप कांड में पिता के बयान लेने वाले एसडीएम पर मनमाफिक बयान लेने के लिए दबाव डालने का मामला, धन एवं सत्ता का अनुचित प्रयोग और सत्य का दमन एक वास्तविकता ही बन गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मध्यम एवं आम जनता में उबला आक्रोश इस मुद्दे की भयावहता को दर्शाने का प्रयास है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का गिरता स्थान, धन के बल पर सत्ता प्रतिष्ठान को प्रभावित करने, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती घूसखोरी, सरकारी गैर सरकारी कॉर्पोरेट एनजीओ के स्तर तक बढ़ते नैतिक पदों को स्पष्ट करता है। विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका तक सभी स्तरों पर सत्य में मूल्य का दमन, धन के बल पर किए जाने की बहुत सी घटनाएं समाज में आय क्षरण की पुष्टि करता है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो आज एक धन संपत्ति व्यक्ति अपने संसाधनों के बल पर महंगे अधिवक्ता की सेवाएं लेकर मुकदमा जीतने की संभावना कई गुना बढ़ा देता है, तो असत्य एवं अन्याय के समर्थक होने के बावजूद वो अपने अवैध रूप से अर्जित धन को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं को दान में देकर सफेद पुष्प का रूप धारण कर अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग कर सकता है और सत्य की आवाज़ को दबा सकता है। हाल ही में धन का सत्य पर बढ़ता प्रभाव यहाँ तक कि बढ़ा है कि संसद में कुछ सांसदों को इसलिए सभापति द्वारा नियमित किया गया था क्योंकि कुछ सांसदों प्रश्न पूछने के धन लेने तथा कुछ पर किसी पार्टी विशेष के पक्ष मतदान हेतु खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। इस तरह घटना लोकतंत्र की गरिमा, संसद की मर्यादा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और धन के बढ़ते प्रभुत्व द्वारा सत्य के दमन के जघन्य उदाहरण प्रस्तुत करती है। अधुनातन वैश्विक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक तत्व एक केंद्रीय तत्व बनकर उभरा है। विकसित एवं पूंजीपति देश अपनी संपदा एवं हैसियत के बल पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं बल्कि विकासशील एवं आर्थिक रूप से कमजोर देशों के हितों का दोहन कर प्रकारांतर से आर्थिक समाजवाद व उपनिवेशवाद का स्तर तक मनमानी करने लगते हैं। अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी निष्पक्ष संस्थाएं भी उन देशों को प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है जिनके अनुदान से उसका आर्थिक निर्वाह होता है। फिर देखिए, आपको आज भारत हो या चीन, अमेरिका हो या रूस, सबके पारस्परिक संबंध सत्य के संरक्षण पर आधारित न होकर सिर्फ इस बात से निर्धारित होते हैं कि किस देश को कितना वित्तीय लेनदेन या संसाधनों का विनिमय कर कितना लाभ उठाना है। अब चाहे वह म्यांमार या चीन में निरंतर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या इजरायल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील के बावजूद निरंतर अनधिकृत कब्जा एवं बमबारी, सब कुछ जानते हुए बड़े देश इन देशों के हितों का पोषण करते दिखाई देते। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा रासायनिक जैविक हथियारों के नाम पर इराक पर आक्रमण हो या पूरे विश्व के प्रस्ताव पारित करने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र इजरायल के पक्ष में वीटो अपने धन के बल पर सत्य का मुंह बंद करने के अनेक उदाहरण विश्व मंच पर दिखाई पड़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिखने वाली प्रतिबद्धता भी अनेक बार सत्य को मौन कर वित्तीय दादागिरी के बल पर धनी देशों की जिद की भेंट चढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन पर होने वाले वैश्विक सम्मेलन यथा दोहा आदि बहुत इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि संपन्न देश सत्य को दरकिनार कर स्वयं कार्बन उत्सर्जन कम न कर इसका अधिक जनसंख्या वाले संसाधनीय विकासशील देशों को मत देते हैं।
सत्य की मनमानी व्याख्या आधुनिक युग की सच्चाई है। सत्य का दमन इस स्तर तक पहुंच चुका है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी दिन में कितनी बार धन बल सत्ता बल के दबाव में अपने अंतःकरण से समझा कर अपनी सहज प्रवृत्ति का दमन आज के मानव की तस्वीर आध्यात्मिक विडंबना ही कही जा सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी यथा कि चिकित्सक द्वारा अनुचित प्रभाव में सत्य का गला घोटकर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना, मीडिया एक पूंजीवादी वर्ग द्वारा धड़ल्ले से पेड न्यूज़ का प्रयोग, ग्राम प्रधान द्वारा अपने ही गाँव के बच्चों के भविष्य की तैयार करते हुए मिड डे मील तक में धान पुलिस द्वारा निर्धारण की तथ्यपूर्ण FIR दर्ज करना, FIR में मनमाने तरीके से नाम लिखवाया जाना, प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई में अतिशय ढिलाई। सत्य का दमन कर कार्यों का सिर्फ फाइल के स्तर पर होना, धरातल पर ना दिख पाना, तमाम ऐसे उदाहरण जो धन के आगे आज सत्य की बेबसी को प्रतिबिंबित करते हैं। शायद इससे नामचीन शायद आदम गोंडवी को लिखना पड़ा, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। देखिए यहाँ पर क्या धन के बल पर सत्य के दमन की सच्चाई इस समय असली धन के बल पर सत्य के दामन की इस सच्चाई के बावजूद तस्वीर उतनी भी धुंधली नहीं है। सत्य का शाश्वत मूल्य इतना भी कमजोर नहीं कि इसे लगातार दबाया जा सके। इस तस्वीर का एक महत्वपूर्ण आशाजनक पहलू भी है। वस्तुतः आज के तकनीकी आधारित युग पारदर्शिता एवं क्रांति का युग है। सार्वजनिक जीवन में निरंतर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का बढ़ता उपयोग, सूचना का अधिकार, RTI, बैंकों, थानों, सरकारी कार्यालयों का कंप्यूटर, सिटीजन चार्टर, लोकायुक्तों का बढ़ता प्रभाव, निर्वाचन आयोग एवं क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा जैसी असंवैधानिक संस्थाओं की बढ़ती सक्रियता, असत्य के विरुद्ध न्यायिक सक्रियता। देखिए धन के बल पर सत्य की इस यहाँ पर जो आपको कहा गया आयोग एवं नियंत्रण महालेखा परीक्षक जैसी संवैधानिक संस्थाओं की बढ़ती सक्रियता, असत्य के विरुद्ध न्यायिक सक्रियता, नारी पत्रकारिता, सोशल नेटवर्किंग आदि अनेक ऐसे घटक है जो धन के आगे सत्य को दबाने की हर छोटी बड़ी कोशिश का मुंह तोड़ देने में कोई संकोच नहीं करते। आज सामाजिक मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से सूचनाओं की नई बाढ़ आ गई है और हर आम एवं खास बच्चा और अधेड़ अपनी हर सच्चाई, हर सांस का इतिहास लिख देना चाहता है, जिन बातों को बड़े लोगों द्वारा आपसी सहमति से दबा दिया जाता था। आज सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर खुलेआम प्रदर्शित हो रही जूलियन असांज वेबसाइट विकीलीक्स तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अगले वर्ष लाख से भी अधिक गोपनीय दस्तावेजों खुलासे की घोषणा कर चुके हैं। भले ही उसे निरुद्ध किए जाने का प्रयास जारी है, परंतु इक्वेडोर जैसा एक विकासशील देश पारदर्शिता के व्यवसाय के लिए उसे अपने दूतावास में शरण दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या RTI कार्यकर्ता तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सत्य का झंडा उठाए हुए हैं। सत्येंद्र दुबे, टी सनमुगम, सुभाष चंद्र अग्रवाल जैसे कार्यकर्ता विसल बरोबर इस जज्बे एवं संघर्ष के प्रतीक हैं। जहाँ सत्य की रक्षा के टैगोर सर उपाधि एवं सुभाष ICS का पद त्याग सकते हैं, वहाँ सत्य की यह आँच अभी उतनी मंद भी नहीं पड़ी है। अरुणा रॉय, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल सामाजिक कार्यकर्ता अपने अभियानों के माध्यम से सत्य की अलग जगाए हुए हैं। सत्य ही है जिसके बल पर व्यवस्था कायम है। अर्थव्यवस्था के धराशायी होने में अधिक समय नहीं लगता। सत्य को जिंदा रखने की यही लड़ाई इस मुल्क की रक्षक एवं संवाहक बनी हुई है। अब आम आदमी सोने से ढके हुए सत्य का मुंह खोलकर उसे अभिव्यक्ति देना चाहते हैं और वह हर उस सच से परिचित होना चाहता है जो उसके जीवन के बेहतरी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ नवोन्मेषी प्रयास सत्य को प्रोत्साहित करने में सहायक होंगे। संसद में लोकपाल एवं विसल ब्लोवर अधिनियम विचाराधीन है। बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित AESD आधार कार्ड आधारित सेवा आपूर्ति, नकद ट्रांसफर, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार आदि ऐसे उपकरण है जो धन बल से दबाए जाने वाले सत्य को अनावृत करने में सहायक होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग और जनता में बढ़ती जागरूकता जीरो टॉलरेंस शून्य सहनशीलता की चेतना सत्य के दमन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देखिए जैसे जैसे इस चेतना संवेदनशीलता का विकास अधिक होता जाएगा, वैसे वैसे आम आदमी अपने मूल्य संवैधानिक अधिकारों का अधिकाधिक उपयोग वास्तविक लोकतंत्र का प्रयोग कर सकेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि सत्य में वह शक्ति है जो मानव को असीमित शक्ति और अतुल्य बल प्रदान कर सकती है। सत्य में वह शक्ति है जो मानव को असीमित शक्ति और अतुल्य बल प्रदान कर सकती है। यदि तुम पाखंड सत्य का पालन करो तो कोई भी तुम्हें रोकने में असमर्थ नहीं। यदि तुम अखंड सत्य का पालन करो तो कोई भी तुम्हें रोकने में असमर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या अतः यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हर युग में सत्य को अक्सर धन एवं शक्ति के अनुचित प्रभाव के आगे मौन रहना पड़ता है और वर्तमान युग आर्थिक तत्व के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप यह प्रवृत्ति और बढ़ी ही है।
परंतु सत्य के मूल्य की शक्ति अत्यंत व्यापक और सार्वकालिक है। आर्थिक विकास ने आज आर्थिक विकास ने ही आज आर्थिक विकास ने ही हमें वह तकनीकी मुहैया कराई है जिससे हम सत्य का मुंह बंद करने की हर कोशिश का खुलकर प्रतिकार कर सकते हैं। सभ्यता स्वयं को दोहराती जैसे कि सभ्यता स्वयं को दोहराती आज मानव की अदम जीविका उसे धन वर्ष आगे ना झुकने एवं सत्य को मुखर करने हेतु प्रेरित करती है। सत्य क्योंकि सत्यमेव जयते। देखिए हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन तो फिर जलते हुए प्रश्नों का उत्तर देगा कौन। हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन तो फिर जलते हुए प्रश्नों का उत्तर देगा कौन। ये आपको आगे यहाँ पर कहा गया है। इसलिए कि ये आपको ये बुक इधर से फिनिश होता है।